डेट है आज की 14 जुलाई 2025 और स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। क्या है तारीख आज की 14 जुलाई 2025 और आपका करंट अफेयर डिस्कशन में स्वागत है। चलते हैं हमारे पहले आर्टिकल की ओर। पहला आर्टिकल हमारा क्या है? नामीबिया के द्वारा यूपीआई को अपनाना। नामीबिया एक कंट्री है, उसके द्वारा यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, उसको अडॉप्ट किया, एक्सेप्ट किया गया है। इसके लिए हमारा पहला आर्टिकल है। एक बार इस हेडिंग को दो तीन बार रिपीट करो। नामीबिया एक देश है, उसके द्वारा यूपीआई को एक्सेप्ट किया गया, अपनाया गया है। इस वजह से इस आर्टिकल को हम डिस्कस कर रहे हैं। यूपीएससी की बात करें, यूपीएससी के मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्ट। जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशन में पूछा जा सकता है। भारत अफ्रीका के संबंधों के बारे में कुछ लिखना हो, वहां पर इसे यूज कर सकते हैं। डिजिटल डिप्लोमेसी क्या होती है, आगे हम बात करने वाले हैं, वहां पर भी इसका हम जिक्र कर सकते हैं। प्रीलिम में यूपीआई क्या होती है, क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछा था। यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद में एनपीसीआई की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। एनपीआईएल क्या होता है, पूछा जा सकता है। ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये प्रीलिम और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण आर्टिकल है। आपको दोनों तरीके देखने हैं। मेंस में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा और किस प्रकार से आप इसका उपयोग कर सकते हो। प्रीलिम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलते हैं आर्टिकल की ओर। सबसे पहले यहाँ पे बात की गई है भूमिका में, इंट्रोडक्शन में बात की गई है कि ये न्यूज है वो क्यों चर्चा में है, मतलब ये जो यूपीआई है वो क्यों न्यूज में आया है। इसकी बात करें तो भारत की यूपीआई प्रणाली, फुल फॉर्म याद रखना है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। फुल फॉर्म कभी कभार यूपीएससी पूछता है, तो ये भी याद रखना। वन डे एग्जाम में भी लाइक एसएससी वगैरह में फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब केवल घरेलू भुगतान का माध्यम नहीं रहा, बल्कि भारत की डिजिटल डिप्लोमेसी, ये लाइन याद रखना, डिजिटल डिप्लोमेसी और सॉफ्ट पावर का प्रतीक है, इस लाइन को भी याद रखना, प्रतीक बन चुकी है। हाल ही में नामीबिया के द्वारा इसे अपनाया गया है, अपनाने का निर्णय लिया गया है। भारत अपनी अफ्रीकी संबंधों को तकनीकी सहयोग और वित्तीय समावेशन की दिशा में आगे ले जा सकता है। इस प्रकार के शब्दों का चयन आप कर सकते हो जब हमें लिखना हो मेंस में जब हमें इंट्रोडक्शन लिखना हो, तब इस प्रकार के शब्दों का आप चयन कर सकते हो कि भारत की जो यूपीआई प्रणाली है, पहली बार जब मेंस में किसी वर्ड को लिख रहे हो तो उसकी फुल फॉर्म लिखना जरूरी है। जैसे यहां पर यूपीआई के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने लिख दिया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब केवल घरेलू नहीं रही है, अब पहले जो हम घर में यूज करते थे तो अब केवल घरेलू नहीं है, घरेलू भुगतान का माध्यम नहीं रहा, बल्कि ये भारत की डिजिटल डिप्लोमेसी। डिजिटल डिप्लोमेसी में क्या होता है, यहां पर तकनीकी का उपयोग किया जाता है। तकनीकी का उपयोग, जैसे हमारे इसरो के माध्यम से हम जो सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करते हैं, तो इसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये डिजिटल डिप्लोमेसी का प्रतीक है। सॉफ्ट पावर का, सॉफ्ट पावर क्या होता है, एक होती है हार्ड पावर यानी कि मिलिट्री पावर, इसके माध्यम से देशों को इन्फ्लुएंस किया जाता है। दूसरी होती है सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर मतलब कि हमारी बॉलीवुड है, बॉलीवुड के गाने कई देशों में सुने जाते हैं, ये एक प्रकार का सॉफ्ट पावर हो गया। भारत ने किसी से कहा भाई है आप ये काम कर लो, तो ये एक प्रकार का सॉफ्ट पावर हो गया, यानी कि हमारी इमेज अच्छी है, वहां पर लोग मानते हैं कि भारत है ना अच्छा देश है, उनके साथ में अच्छे रिश्ते होने चाहिए, तो ये सॉफ्ट पावर का प्रतीक है। तो ये हमारी एक तो डिजिटल डिप्लोमेसी, साथ ही साथ में सॉफ्ट पावर का प्रतीक बन गया है। हमें कोई हार्ड पावर का उपयोग नहीं करना पड़ रहा है, मिलिट्री का उपयोग नहीं कर रहा है, हमारे कहने भर से काम हो रहा है, यानी कि नाम से ही काम हो रहा है। हाल ही में नामीबिया ने इसे अपनाया है। ये भारत अपने अफ्रीकी की, भारत और अफ्रीका के बीच में जो संबंध है उसमें तकनीकी सहयोग और वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति है, वो है ना बैंक से जुड़ा हुआ नहीं है, तो उसे बैंक से जोड़ना, उसके पास में बैंक में खाता होना चाहिए ताकि क्या उसका वित्तीय समावेशन हो सके, यानी कि वो बैंक से लेन देन कर सके। तो ये वित्तीय समावेशन की दिशा में आगे ले जा सकता है। ये जो इंट्रोडक्शन में आप ये लाइन है वो यूज कर सकते हो। अफ्रीकी भारत के संबंधों के बारे में कोई क्वेश्चन हो, ये किसी भी देश के बारे में हो, मतलब यहाँ पे अफ्रीका की जगह कोई और महाद्वीप यूज किया जा सकता है, नामीबिया की जगह कोई और देश यूज किया जा सकता है, तो वहां पर ये लाइन आप यूज कर सकते हो। सामने देश कोई भी हो, कोई भी महाद्वीप हो, किसी का भी क्वेश्चन हो,
अगर डिजिटल की बात हो रही हो तो ये लाइन यूज की जा सकती है। वैसे डायरेक्ट आईआर में कुछ लिखना हो तो यहाँ पे डिजिटल को हटा दो और डायरेक्ट ये लाइन यूज कर सकते हो। ये भारत की डिजिटल डिवाइड है, सॉफ्ट पावर का प्रतीक है, नामीबिया की जगह देश का यूज किया जा सकता है। तो इंट्रोडक्शन इसी प्रकार से आपको लिखना है। कुछ भी क्वेश्चन हो मेंस में अगर लिख रहे हो तो इंट्रोडक्शन में इस प्रकार के शब्दों का आपको चयन करना है, तो आपके नंबर आने के थोड़े चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। इंट्रोडक्शन आपका हमेशा शुद्ध होना चाहिए, प्योर लैंग्वेज होनी चाहिए और क्लियर होना चाहिए, ताकि पूरे जो आप लिखने वाले हो उसका पूरा मुद्दा यहीं पर मिल जाए। आगे पूरी मतलब पूरी मेंस के आंसर में क्या लिखने वाले हो वो सारी की सारी बातें आपके इंट्रोडक्शन में मिल जानी चाहिए। इसी प्रकार का आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में यहां पर बात की गई है क्या है यूपीआई और इसका वैश्वीकरण क्या है। सबसे पहले हम यूपीआई के बारे में समझते हैं, यूपीआई है क्या। यूपीआई के बारे में बात करते हैं। यहां पे लिखो यूपीआई फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस 2-3 बार जोर जोर से लिखो। नामीबिया एक देश है जिसके द्वारा यूपीआई को अपनाया गया है। इंट्रोडक्शन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, डिप्लोमेसी, सॉफ्ट पावर और गुजरात और अफ्रीका के संबंध में। बिल्कुल इस प्रकार से आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। अब यूनिफाइड की आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, यूपीआई की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। एक बार सभी लोग जोर से चिल्ला के बोलो यूपीआई की फुल फॉर्म को, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक दो बार चिल्लाकर बोलो, आपको फुल फॉर्म याद हो जाएगी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद हो जाएगी, यूपीआई की फुल फॉर्म है। अब इसको शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में। ओके, ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में। किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया, इसको विकसित किसने किया है, डेवलप किसने किया है, तो आप लिखो एनपीसीआई के द्वारा विकसित किया गया है। अभी हम एनपीसीआई के बारे में आगे बात करने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए याद करो यूपीआई को किसने बनाया है, एनपीसीआई के द्वारा। यूपीआई को किसके द्वारा बनाया गया है, एनपीसीआई के द्वारा बनाया गया है। पहली बार इसकी फुल फॉर्म याद रखना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये इसकी फुल फॉर्म है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस किसके द्वारा बनाया गया है, एनपीसीआई के द्वारा बनाया गया है। कब बनाया गया है, 2016 में बनाया गया है। कब बनाया गया है, 2016 में बनाया गया है। काम कैसे करता है, ये कैसे काम करता है, ऑलमोस्ट सभी को पता होगा। मोबाइल है, एक बैंक खाता होना चाहिए, एक बैंक खाता में मोबाइल नंबर रजिस्टर होनी चाहिए। आपकी मोबाइल नंबर है वो बैंक खाते में रजिस्टर होनी चाहिए। उसके बाद में आप क्या करोगे, जैसे कि फोन पे डाउनलोड कर लिया, गूगल पे डाउनलोड कर लिया या कोई भी ऐप डाउनलोड कर लिया, उसके बाद में क्या करोगे, फोन पे में जाओगे, यूपीआई पे सेलेक्ट करोगे, आपका जो बैंक खाता वो आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा, आपके फोन पे से यूपीआई लिंक हो जाएगी। उसके बाद में आप पेमेंट कर सकते हो। इस प्रकार से आप इसका उपयोग कर सकते हो। क्या क्या चीजों की सुविधा है, आईएफएससी कोड वगैरह की जरूरत नहीं होती है, अकाउंट नंबर की जरूरत नहीं होती, केवल मोबाइल नंबर याद करो और पेमेंट डाल दो। मेरे को आपकी मोबाइल नंबर दो, मैं आपसे आपके खाते में पेमेंट कर दूंगा, ये डायरेक्ट होता है। तो कोई झंझट मारी की जरूरत नहीं है यूपीआई में। बैंक अकाउंट नंबर होने चाहिए, मोबाइल नंबर बैंक से लिंक होने चाहिए, कोई भी ऐप हो, फोन पे हो, गूगल पे हो, भीम हो, उसके माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट मिल जाता है, डायरेक्ट ट्रांजेक्शन हो सकता है। फायदे क्या क्या है, इसके फायदों की बात करें, बेनिफिट की बात करें, सबसे पहले है इमीडिएट मतलब तो तुरंत इससे ट्रांजेक्शन हो जाता है, तुरंत ट्रांजेक्शन हो जाता है, इमीडिएट ट्रांजेक्शन हो जाता है। रियल टाइम में, रियल टाइम का मतलब होता है वास्तविक, तुरंत। आपने अभी मेरे को नंबर दिए तो तुरंत मैं आपके खाते में पेमेंट कर दूंगा, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तुरंत पेमेंट हो जाता है, रियल टाइम में पेमेंट हो जाता है। 24/7 अवेलेबल है, 24/7, ऐसा नहीं कि संडे को छुट्टी है, नहीं जी, 24/7 अवेलेबल है। केवल मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है या यूपीआई आईडी की आवश्यकता है। अगर आप मोबाइल नंबर दे दो तो आपका काम हो जाएगा, यूपीआई आईडी दे दो तो काम हो जाएगा, क्यूआर कोड दे दो काम हो जाएगा, कोई झंझट मारी की आवश्यकता नहीं है। और क्या बेनिफिट होता है, ऑटो पे। आप एक बार सेलेक्ट कर लो, अमेजोन पे जाओ, कोई चीज खरीद ले आओ और उसमें ऑटो पे सेलेक्ट कर दो, ऑटोमेटिक पेमेंट होता रहेगा ऑटो पे। यूपीआई लाइट क्या होता है, कुछ पेमेंट जैसे कि 2000 तक की पेमेंट है वो आप यूपीआई लाइट सेट कर दो, उसमें पेमेंट ऐड कर दो, बिना यूपीआई पिन के 2000 तक का पेमेंट हो जाएगा, ये यूपीआई लाइट का है। क्रेडिट ऑन यूपीआई, इसमें आप क्रेडिट कुछ पैसे उधार भी ले सकते हो, कुछ पैसे हैं वो उधार भी मिल जाते हैं। ये तो थी यूपीआई के बारे में इंफॉर्मेशन। अब एनपीसीआई के बारे में बात कर लेते हैं। एनपीसीआई यूपीआई के बारे में याद है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एनपीसीआई के द्वारा बनाया गया है, 24/7 काम करता है, इजीली काम कर जाता है,
ओनली मोबाइल नंबर और यूपीआई आईडी की आवश्यकता होती है, इसके माध्यम से ट्रांजैक्शन हो जाता है। बात करें एनपीसीआई की, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, क्या फुल फॉर्म है? 2016 में हुई थी डेवलप। एनपीसीआई के द्वारा बैंक खाता मोबाइल नंबर की जरूरत होती है, आईएफएससी कोड की जरूरत नहीं होती है और आवश्यकता नहीं होती है, तुरंत पेमेंट हो जाता है। बिल्कुल सही है आपका, टीआरजी करेक्ट है। ठीक है, बात करो एनपीसीआई की, फुल फॉर्म लिखो एनपीसीआई की, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। याद हो गया? एनपीसीआई की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब याद हो गया सबको? सबको याद है, कोई भूले कोई तो नहीं ना? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फुल फॉर्म याद होगी इसकी, भूलोगे नहीं? क्या है ये एनपीसीआई? क्या है एनपीसीआई? एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। क्या मतलब है इसका? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि ये पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचती है, प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचती है। नॉट फॉर प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट कमाने के बारे में नहीं सोचती है। इसका टारगेट होता है भारत में टेक्निकल, जो तकनीकी है, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना, टेक्नोलॉजी में बढ़ावा देना। डिजिटल पेमेंट में जो टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है उसे बढ़ावा देने के लिए ये एनपीसीआई काम करती है। एनपीसीआई की फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यह एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, गैर लाभकारी संगठन है। हिंदी मीडियम, गैर लाभकारी संगठन, यह एक गैर लाभकारी संगठन है। यह एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? यह एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। यहां पे लिख देते एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पहला पॉइंट। दूसरा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, या इसे आप ऐसे लिख सकते हो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, दूसरी बात हो गई है गैर लाभकारी संगठन। जी, गैर लाभकारी संगठन है। ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका काम क्या है? डिजिटल भुगतान प्रणालियों को विकसित करना। डिजिटल भुगतान प्रणाली होती है, उसको विकसित करने का इसका काम है। किसके द्वारा विकसित किया गया? सबसे पहले 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना कब हुई थी? 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 2008 में इसकी स्थापना हुई थी, ये पॉइंट याद रखना। उसके बाद में आरबीआई और कुछ बैंक जैसे कि एसबीआई है, पीएनबी है, आईसीआईसीआई है, ये सारी जो बैंक थी इन्होंने हेल्प की थी, उसके माध्यम से इसे बनाया गया था। कौन कौन सी बैंक ने? बहुत सारी बैंक, मान लो एक तो आरबीआई है और बहुत सारी बैंक ने मिलकर इसको बनाया है। तो सबसे पहले एनपीसीआई एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। पहला पॉइंट याद रखोगे, डिजिटल भुगतान को प्रमोट करता है। दूसरा पॉइंट याद रखना, 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। तीसरा पॉइंट याद रखना, एसबीआई, पीएनबी, आईसीआईसी, ऐसी बहुत सारी बैंक है, महिंद्रा, कोटक वगैरह बहुत सारी बैंक है, इन्होंने मिलकर इसकी स्थापना की थी। तो केवल आरबीआई ने की थी, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। केवल बैंकों ने की थी, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। केवल सरकारी बैंक ने होगी, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। आरबीआई भी थी, सरकारी बैंक भी थी, प्राइवेट बैंक भी थी, बहुत सारी बैंक ने मिलकर इसकी स्थापना की है। ठीक है, याद हो जाएगा। हेडक्वार्टर इसका कहां है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। मराठी बोलनी पड़ेगी क्योंकि मुंबई में जा रहे हो, तो हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। उद्देश्य क्या है इसका? एम क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव है कैशलेस इकोनॉमी की ओर जाना। उद्देश्य है कैशलेस, यानी कि कम केस में उपयोग करना पड़े, नकद में उपयोग कम किया जाए, उसकी ओर ये प्रमोट करता है। डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देता है। केसलेस इकोनॉमी, भारत में केसलेस इकोनॉमी को प्रमोट करता है, सुरक्षित करता है और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। याद रहेगी। एनपीसीआई ने क्या क्या चीजें बनाई, ये चीज एक और याद रखना। एनपीसीआई के द्वारा एनपीसीआई ने कौन कौन सी चीजें विकसित की है, इसको भी आप याद रखना। तो एनपीसीआई के द्वारा क्या क्या विकसित किया गया है? सबसे पहले यूपीआई, जिसके बारे में अभी हम बात कर चुके हैं। ठीक है, यूपीआई के बारे में, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसको विकसित है वो एनपीसीआई के द्वारा किया गया है, इसको याद रखना। इसके बाद में आईएमपीएस,
ये IMPS क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। IMPS का मतलब होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये भी किसके द्वारा विकसित किया गया है? NPCI के द्वारा विकसित किया गया है। इसको भी याद रखना। भीम ऐप है ना, भीम ऐप, ये भारत की खुद की, भारत की गवर्नमेंट है ना, ये गवर्नमेंट की ऐप है जो कि यूपीआई के लिए काम करती है। भारत इंटरफेस मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये सरकार की खुद की यूपीआई की बैंक, यूपीआई है सरकार की खुद की। जैसे फोन पे प्राइवेट है, वैसे ये भीम है वो सरकार की खुद की है। इसको भी विकसित किसने किया? एनपीसीआई ने किया है। तो यूपीआई 1, IMPS 2, भीम 3। और उसके बाद में बात करें रुपे कार्ड। रुपे कार्ड क्या है? जैसे आपने मास्टर कार्ड सुना होगा, आपके पास में डेबिट कार्ड होगा ना, डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड पर देखो एक या तो लिखा होगा रुपे कार्ड लिखा होगा, या वीजा कार्ड लिखा होगा, या मास्टर कार्ड लिखा होगा। अगर रुपे कार्ड लिखा है ना, ये भारत के द्वारा विकसित किया गया है, ये भारत का खुद का है। एनपीसीआई ने इसे विकसित किया है और भारत का है। मास्टर कार्ड है, ये फॉरेन का है, और साथ साथ वीजा है, ये भी फॉरेन का है। मास्टर और वीजा है वो फॉरेन के, रुपे कार्ड है वो भारत का है, और इसको एनपीसीआई के द्वारा विकसित किया गया है। तो एनपीसीआई ने क्या क्या विकसित किया है? यूपीआई विकसित किया है, IMPS विकसित किया गया है, भीम ऐप है वो भी एनपीसीआई के द्वारा विकसित किया गया है, रुपे कार्ड है, रुपे कार्ड ये भी एनपीसीआई के द्वारा विकसित किया गया है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रुपे कार्ड किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो रुपे कार्ड है वो एनपीसीआई के द्वारा विकसित किया गया है। याद रहेगा, यूपीआई, IMPS, भीम ऐप है, रुपे कार्ड है। इसके अलावा इसने क्या विकसित किया है? इसके अलावा AEPS। AEPS क्या होता है? हर हर महादेव, हर हर महादेव जी, ठीक है। AEPS का मतलब क्या होता है? आप आधार कार्ड लेके जाते हो, मधु जी नमस्ते, आप आधार कार्ड लेके जाते हो, आधार कार्ड लेके जाते हो, अंगूठा लगाते हो और पैसे निकाल के आते हो, ठीक है। आधार कार्ड लेके गए कहीं भी साइबर कैफे वगैरह पे, आपने अंगूठा निकाला और साइबर कैफे वाले आपके अकाउंट में जो भी पैसे होंगे वो आपको दे देगा। ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसे नाम कहा जाता है AEPS। इसको AEPS के नाम से जाना जाता है। और इसको भी किसने विकसित किया है? एनपीसीआई ने विकसित किया है। इसको भी एनपीसीआई के द्वारा विकसित किया गया है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सर क्लास 10 बजे से चलाते हैं? नहीं, 8 बजे स्टार्ट होती है, नेक्स्ट होती है 1 बजे, तो 8 बजे से क्लास स्टार्ट होती है, क्योंकि करंट अफेयर की क्लास है मॉर्निंग में करनी पड़ती है ना, वो है। तो ये AEPS को याद रखना। AEPS की फुल फॉर्म क्या है? आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ये इसकी फुल फॉर्म है। मैं फिर से बता देता हूं। आधार AEPS, A का मतलब होता है आधार, E का मतलब होता है एनेबल्ड, P का मतलब होता है पेमेंट, S का मतलब होता है सिस्टम। इसको भी किसने विकसित किया है? एनपीसीआई में। सिंपल भाषा में समझो, आधार कार्ड लेके जाओ, आधार कार्ड लेकर जाओ, बदले में जो आपको पैसे मिलते हैं वो AEPS के द्वारा शुरू किया गया है। वो उसको किसने शुरू किया है? एनपीसीआई के द्वारा उसको शुरू किया गया है। इसको भी याद रखना। इसके बाद में है नाच। अब ये नाच क्या होता है? नाच को अगर सिंपल भाषा में समझे, नाच की फुल फॉर्म होती है नेशनल ऑटोमेटेड, एन का मतलब होता है नेशनल, ए का मतलब होता है ऑटोमेटेड, सी का मतलब होता है क्लियरिंग, एच का मतलब होता है हाउस। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, यानी कि जो अंबानी अदानी जैसे बड़े पैसे वाले लोग हैं, अंबानी है, अदानी है, ये पैसे वाले लोग हैं, इनको बहुत सारी पेमेंट एक साथ करने होते हैं। इनको बहुत सारी पेमेंट है वो एक साथ करने होते हैं, जैसे कि लाइट बिल भी भरना है, लोगों की सैलरी भी देनी है, इनका कोई बिल होता है वो भी भरना होता है, और भी कई सारे पेमेंट एक साथ करने होते हैं। तो इसके लिए ये लोग क्या करते हैं? नाच का उपयोग करते हैं, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, यानी कि इसमें से सारे पेमेंट वो एक साथ हो जाते हैं। तो इस नाच को भी किसने डेवलप किया है? एनपीसीआई के द्वारा डेवलप किया गया है। नाच को भी एनपीसीआई के द्वारा डेवलप किया गया है। इस लाइन को याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाच है वो किसके द्वारा बनाया गया है और नाच है क्या? तो नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस है, जिसमें बहुत सारी पेमेंट ब्लॉक में पेमेंट किया जाता है, इसमें ब्लॉक में पेमेंट किया जाता है, तो ये हो जाता है नाच। नाच के बाद में होता है बीपीबीएस। बीबीपीएस क्या मतलब होता है? बीपीबीएस का, बीबीपीएस का मतलब क्या होता है? इसका सिंपल भाषा में बात करें, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। बहुत सारे पेमेंट, लाइट बिल करना होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना होता है, वाटर का है, गैस का है, डीटीएच का है, वो आप इसकी सहायता से कर सकते हो। तो ये भी किसके द्वारा विकसित किया गया है? एनपीसीआई के द्वारा विकसित किया गया है। फिर हम बात करते हैं फास्टैग की। फास्टैग किसने बताया है? मतलब आप जाते हो
टोल वगैरह पे, तो वहां पर एक कार्ड लगा होता है जो जहां से आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं टोल पर, तो ये फास्टैग का उपयोग किया जाता है इसमें। और फास्टैग किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये भी एनपीसीआई के द्वारा विकसित किया गया है। तो ये भी एनपीसीआई के द्वारा विकसित किया गया। तो क्या क्या चीजें एनपीसीआई ने विकसित की है, ध्यान से सुनना। यूपीआई एनपीसीआई के द्वारा विकसित किया गया है, और ये आर्टिकल में नहीं लिखा है, मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। ये आर्टिकल में नहीं लिखा है, मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। यूपीएससी में डेफिनेटली पूछा जा सकता है, पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ना मतलब एनपीसीआई ने क्या क्या चीजें बनाई, जैसे कि यूपीआई एनपीसीआई के द्वारा विकसित किया गया है। उसके बाद में आईएमपीएस, ये भी एनपीसीआई द्वारा विकसित किया गया है। उसके बाद में भीम ऐप है, वो भी विकसित किया गया है। रुपे कार्ड है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है, नाच है, बीपीपीएस है। और फिर बात करें नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन यानी कि फास्टैग है, वो भी इसके द्वारा विकसित किया गया है। यूपीआई ऑटो पे है, वो भी इसके द्वारा विकसित किया गया है। यूपीआई लाइट, ये भी इसके द्वारा विकसित किया गया है। तो ये सारी चीजें किसके द्वारा विकसित की गई है? एनपीसीआई के द्वारा विकसित की गई है। इन सबको याद रखना, डायरेक्ट प्रीलिम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब हमारे आर्टिकल पे आते हैं। अब आर्टिकल में हम बात कर रहे थे कि नामीबिया के द्वारा यूपीआई को अपनाया गया है, इसके फायदे क्या है। एक बार यहां इस चीज को देख लो, इसको एक बार देख लो। ये देखो यूपीआई क्या है और इसका वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण का मतलब होता है विश्व के अन्य देशों के द्वारा। वैश्वीकरण का मतलब होता है विश्व के अन्य देशों के द्वारा यूपीआई को अपनाना। जैसे कि अभी नामीबिया ने अपनाया है, वैसे कुछ अलग देश है उन्होंने भी यूपीआई को अपनाया है। तो कौन कौन से देश है? जैसे हम बात करते हैं सिंगापुर ने भी यूपीआई को एक्सेप्ट किया है। आप सिंगापुर में भी जाके यूपीआई के माध्यम से ट्रांजैक्शन कर सकते हो, तो सिंगापुर के द्वारा भी यूपीआई को अपनाया गया है। बात करें संयुक्त अरब अमीरात की यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात की, तो इसके द्वारा भी यूपीआई को अपनाया गया है। बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस ने भी एक्सेप्ट किया है। मलेशिया ने भी, थाईलैंड ने भी, नेपाल ने भी, दक्षिण कोरिया, कतर, मॉरिशस, सऊदी अरेबिया, बहरीन, बहुत सारे देशों ने है वो यूपीआई को एक्सेप्ट किया है। अब यूपीआई को एक्सेप्ट करने का फायदा क्या है? अगर इन देशों ने यूपीआई को एक्सेप्ट किया तो इसका सिंपल सा फायदा यही है कि वहां पर जाके आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, यानी कि यूपीआई का अब धीरे धीरे वैश्वीकरण हो रहा है। आप उन देशों में भी जाके यूपीआई के माध्यम से ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो ये हमारी डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करेगा, ये हमारे डिजिटल पावर को प्रमोट करेगा, ये हमारे सॉफ्ट पावर को प्रमोट करने में हेल्प करेगा। तो इसका वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण का सिंपल मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब है कि यूपीआई को अन्य देशों के द्वारा अपनाया जा रहा है। 2016 में बनाया गया था, अब इसे अलग अलग देश है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये बात याद रहेगी। इसके बाद में यहां पे लिखा है NIPL। NIPL क्या होता है? एक एन का मतलब होता है एनपीसीआई है। देखो अभी हमने एनपीसीआई के बारे में पढ़ा था, तो यहां पे लिखा है एन का मतलब होता है एनपीसीआई है। एन का मतलब देखो एनपीसीआई, अभी इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। इसके बारे में अभी हमने बात की थी, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एन का मतलब होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो यहां पे ये देखो इसका मतलब क्या? एनपीसीआई हो जाएगा। आई का मतलब होगा इंटरनेशनल, पी का मतलब होता पेमेंट, एल का मतलब होता लिमिटेड। यानी कि जो हमारी एनपीसीआई थी वो अब इंटरनेशनल स्तर पे चली गई, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे चली गई है। तो यहां पे इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। एनपीसीआई, फिर से बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एनपीआईएल क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। एनपी या एनआईपीएल क्या है? तो एन का मतलब होता है एनपीसीआई, एन का मतलब क्या होता है? एनपीसीआई, आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, पी का पेमेंट, एल का लिमिटेड, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। तो ये क्या काम करती है? ये एनपीसीआई की एक अंतरराष्ट्रीय संख्या है। एनपीसीआई वो क्या है? भारत की है, तो ये जो है ना इसकी अंतरराष्ट्रीय शाखा है। एनपीसीआई की जो एनआईपीएल है वो एक अंतरराष्ट्रीय शाखा है। इसकी स्थापना कब की है? 2020 में इसकी स्थापना की गई है, जो कि यूपीआई और रुपे कार्ड को विदेशों में लागू करने का ये काम करेगी। इसका सिंपल सा उद्देश्य है वन वर्ल्ड वन यूपीआई, पूरे विश्व में एक ही यूपीआई होनी चाहिए, यही इसका टारगेट है। इसी के तहत ये काम कर रही है। ये केवल भारतीय नागरिकों के नहीं है, ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए नहीं है, ये विदेशी नागरिकों के लिए भी है। साथ ही साथ में जो हमारे देश के लोग हैं और विदेश में रह रहे हैं, ठीक है, हमारे नागरिक है विदेशों में रह रहे हैं, एनआरआई कहा जाता है उनको, उनके लिए भी ये लागू होती है। सिंपल भाषा में यूपीआई के वैश्वीकरण क्या है? यूपीआई के वैश्वीकरण का मतलब है जो यूपीआई है
वो विश्व के अन्य अलग अलग देशों में एक्सेप्ट की जा रही है। यूपीआई है वो विश्व के अलग अलग देशों में एक्सेप्ट की जा रही है। यही यूपीआई का वैश्वीकरण है, यही यूपीआई का ग्लोबलाइजेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे यूपीआई का जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, वैश्वीकरण हो रहा है, इसलिए एक टर्म निकल के आती है, एक अलग शाखा खोली जाती है इसकी। इस शाखा का नाम दिया है NIPL। NIPL का मतलब होता है, N का मतलब होता है NPCI, इस N का मतलब होता है NPCI, I का मतलब होता है इंटरनेशनल, P का पेमेंट, L का मतलब होता है लिमिटेड। ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, यह इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। यह इसकी एक अंतरराष्ट्रीय शाखा है। 2020 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका टारगेट है यूपीआई और रुपए कार्ड को विदेशों में लागू करवाना। इसका सिंपल सा उद्देश्य क्या है? यूपी वन वर्ल्ड वन यूपीआई, पूरे विश्व में एक ही यूपीआई होनी चाहिए, यही इसका उद्देश्य है। भारत के नागरिकों के लिए शामिल है, विदेशों के नागरिकों के लिए शामिल है, एनआरआई के लिए भी शामिल है। ये पूरा इसका उद्देश्य है। ठीक है, यहां तक याद रखना। उसके बाद में बात करते हैं नामीबिया, जो कि एक पहला अफ्रीकी देश है। नामीबिया पहला अफ्रीकी देश है जिसके द्वारा यूपीआई को एक्सेप्ट किया गया है। नामीबिया पहला अफ्रीकी देश है जिसके द्वारा इसको एक्सेप्ट किया गया है। यूपीआई अपनाने वाला पहला देश बन चुका है। ठीक है, इसी के साथ में भारत और अफ्रीका की डिजिटल सहयोग है, उसकी शुरुआत हो जाएगी। ये डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देगा, डिजिटल इंक्लूजन को बढ़ावा देगा। अफ्रीका के देश है वो काफी गरीब देश है, वहां पर अगर यूपीआई जैसा सिस्टम अपनाया जाता है तो उनको काफी फायदे हो सकते हैं। एक तो वहां पर ट्रांजैक्शन करना इजी हो जाएगा और भी बहुत सारी चीजें वहां पे देखने को मिल सकते हैं, बहुत सारे फायदे वो देखने को मिल सकता है। इसको लोकल इकोनॉमी को भी बल मिलेगा। लोकल इकोनॉमी यहाँ के छोटे छोटे किसान है अफ्रीका की, उनको भी बल मिलेगा, उनको भी प्रमोट हो जाएगा, उनका भी फायदा होगा, देखने को मिल सकता है। किसके माध्यम से? अगर यूपीआई है वो पूरी अफ्रीका में अपनाया जाता है तो। अभी किसने अपनाया है? अभी अफ्रीका का एक देश है नामीबिया, उसके द्वारा इसको अपनाया गया है। इस वजह से अभी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। भारत और अफ्रीका के संबंधों में योगदान होगा। भारत और अफ्रीका के संबंध है वो 3 स्तर पे काम करते हैं। एक तो है व्यापार यानी कि ट्रेड, दूसरा है विकास यानी कि डेवलपमेंट, तीसरा है डिजिटल सहयोग। इन तीनों आधार पे काम करता है। अगर यूपीआई इसको अपना रहा है, यूपीआई को अफ्रीका के द्वारा अपनाया जा रहा है, तो ये डिजिटल सहयोग को बढ़ावा देगा, डिजिटल कोऑपरेशन को बढ़ावा देगा। इस प्रकार की लाइनों का आप चयन है वो यूपीएससी के आंसर में कर सकते हो। ये हम भारत और अफ्रीका के संबंधों के बारे में बात कर रहे हैं, तो भारत और अफ्रीका के जो संबंध है ये प्रमुख 3 स्तंभों पर आधारित है: व्यापार, विकास और डिजिटल सहयोग। ये अफ्रीका के अलावा और किसी देश के बारे में पूछा जाए वहां पर भी आप लिख सकते हो। व्यापार और विकास और डिजिटल सहयोग तीनों पर ये डेवलप डिपेंड करते हैं, भारत और देशों के संबंध। तो ये किसी भी देश के बारे में आप लिख सकते हो। सिंपल सा पॉइंट है, वो किसी के देश के बारे में भी लिख सकते हो। ये डिजिटल डिप्लोमेसी का नया मॉडल है। डिजिटल डिप्लोमेसी सिंपल सी होती है जहां पर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। तो ये जो डिजिटल डिप्लोमेसी है इसका नया मॉडल हमें देखने को मिल जाता है। भारत ने मांग की है, G20 देश है ना, वहां पर भी यूपीआई को अपनाने की मांग की जा रही है। भारत बात कर रहा है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है? आप डिजिटली काम करो, यूपीआई जैसे जो सिस्टम है उनको अपनाओ। तो यहां पर भारत फोकस कर रहा है। तो भारत ने G20 देश है, G20 की बैठक हुई थी, इसमें भी मांग की थी कि आप इस प्रकार की तकनीकी को अपनाओ। किसको अपनाने की बात की थी? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनाने की बात की थी इसमें। ठीक है, और मुख्य इसका टारगेट क्या था? इसका मुख्य टारगेट था ग्लोबल साउथ, दक्षिणी विश्व के जो देश है वो इनका मुख्य टारगेट था। तो इस पे आप बात याद रखना, ये बातें वो याद रखना। G20 के देशों के सामने भारत ने रिक्वेस्ट की थी कि आप क्या करो, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनाओ, और इसका टारगेट होने वाला है ग्लोबल साउथ के देश, जैसे कि अफ्रीका के देश है, साउथ एशिया के देश है, जो गरीब देश है ना, जो पुअर कंट्रीज है, गरीब देश है, उनमें ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, उनको ज्यादा ध्यान केंद्रित में रखा जा रहा है, फोकस ज्यादा उन पर किया जा रहा है। ये भारत के सॉफ्ट पावर यानी कि जो भारत का सॉफ्ट पावर है वो भी इससे प्रमोट होगा। ये भारत के सॉफ्ट पावर को प्रमोट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे वैश्विक व्यापार भी बढ़ेगा, रणनीतिक लाभ भी होगा। वैश्विक व्यापार कैसे बढ़ेगा? क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, यानी कि भारत के बाहर के अन्य देश है, अगर वहां पे यूपीआई को प्रमोट किया जाता है तो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड भी बढ़ेगा हमारा। उन देशों के साथ में ट्रेड करना इजी हो जाएगा और ट्रेड भी बढ़ेगा। यूपीआई का इंटरलाइजेशन होगा, इंटरनेशनलाइजेशन होगा। इसके भारत के साथ में अन्य देशों के जो संबंध है वो भी मजबूत होंगे, साथ ही साथ में व्यापार भी बढ़ेगा, स्टैंडर्डाइजेशन भी हो जाएगा, यानी कि एक मानकीकरण हो जाएगा। यूपीआई एक स्टैंडर्ड सेट कर देगा। चाइना जो बार बार अलग अलग टेक्नोलॉजी लेता आता है, कई देशों को अपने प्रभाव में लेके आता है, तो उसको भी काउंटर किया जा सकता है अगर यूपीआई जैसी टेक्नोलॉजी हम अलग अलग देशों में लेके जा सकते हैं। तो
भविष्य की दिशा की बात करें तो भारत का टारगेट है कि हम आने वाले समय में इसको और प्रमोट करेंगे। 20 देशों तक फैलाने का लक्ष्य रखता है भारत। आने वाले देशों में और भी फैलाने का टारगेट है। केन्या, नाइजीरिया, घाना जैसे देशों में भी इसको ले जाया जा सकता है। यही भारत का उद्देश्य रहने वाला है आने वाले टाइम में। निष्कर्ष में आप लिख सकते हो, यूपीआई का अंतरराष्ट्रीय विस्तार भारत के डिजिटल इंडिया मिशन की वैश्विक पहचान दिला रहा है। नामीबिया जैसे जो अफ्रीकी देश है, इसके साथ में हमारी डिजिटल डिप्लोमेसी, सॉफ्ट पावर और वैश्विक साझेदारी की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। इस प्रकार का आप इंट्रोडक्शन फास्ट जो आपको फाइनल में निष्कर्ष लिखना होता है, आपको जो कंक्लूजन लिखना होता है, वहां पर इस प्रकार के शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हो। क्या आर्टिकल था हमारा? आर्टिकल यही था कि नामीबिया एक देश है, उसके द्वारा यूपीआई को एक्सेप्ट किया गया है। फिर हमने यूपीआई के बारे में बात किया। फिर हमने बात की कि अगर यूपीआई को अलग देशों के द्वारा अपनाया जाता है, अलग अलग देश है उसके द्वारा अपनाया जाता है, उसके फायदे क्या है? फायदे यही कि हमारा व्यापार बढ़ेगा, यूपीआई का इंटरलाइजेशन होगा, उसके और भी फायदे देखने को मिलेगी, हमारे व्यापार उनके साथ में बढ़ेंगे, सहयोग बढ़ेगा, सॉफ्ट पावर बढ़ेगी, और भी फायदे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है उसको देख लो। सबसे पहले क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही है? सही पे हम गोला कर लेते हैं, कौन सा कथन है वो सही है। पहला है, नामीबिया भारत की यूपीआई प्रणाली अपनाने वाला पहला अफ्रीकी देश है। नामीबिया है वो पहला अफ्रीकी देश है जिसने यूपीआई को एक्सेप्ट किया है। ठीक है। दूसरा क्या है, यूपीआई प्रणाली केवल भारतीय बैंकों और भारतीय नागरिकों के लिए है, दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा क्या है, NIPL, तीसरा क्या है, NIPL भारत सरकार की एक वैधानिक संस्था है जो डिजिटल भुगतान का नियमन करेगी। इन सब पॉइंट का अभी हमने जिक्र किया था, आपका है वो गलत नहीं होना चाहिए। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 4 आपके सामने ऑप्शन है, उत्तर देने की कोशिश करो। एलिमिनेशन टेक्निक का उपयोग कर सकते हो। टाइम स्टार्ट होता है अब। मैं टाइम सेट कर लेता हूं। 10 सेकंड का आपके पास में टाइम है। 10 सेकंड का आपके पास में टाइम है, जितने भी उत्तर है दे सकते हो। एक है मधुरकर सर, मधुरकर सही है आपका। और कोई है? आज आप लेट कैसे हो गए महिमा जी? लेट कैसे हो गए आप? महक जी, महिमा जी, रघुवीर, राजवेंद्र राव, बाबा जी का ठुल्लू। आप यार नाम तो चेंज कर लो। बाबा जी का ठुल्लू कैसा नाम होता है? प्रोनाउंस करना थोड़ा अजीब नहीं होता है क्या? और कोई? ये यूपीएससी स्टडी राजकुमार, इनका है 1 और 3। 1 और 3 मतलब कौन सा हो गया? आपका बी है। और कोई? राजकुमार जी का 1 और 3 यानी कि बी बता रहे वो। जितेंद्र कुमार नहीं, आप भी सी बता रहे हो। आप सी बता रहे हो क्या? और कोई? अच्छा बी बता रहे हो ना? हाँ बी बता रहे हो। और कोई उत्तर देना चाहेगा? ठीक है, एंड करते हैं, टाइम जा रहा। फिर देख लेना आप, है ना, बाद में उत्तर देना। हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से आपको सामने 3 स्टेटमेंट है, तीनों में से आपको बताना कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी, सही कौन सी है। अब देखो, इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले, नामीबिया यूपीआई प्रणाली अपनाने वाला पहला अफ्रीकी देश है। हमने पढ़ा था कि पहला अफ्रीकी देश है, यानी कि पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरी क्या है, बी को देखो। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, यूपीआई प्रणाली केवल भारतीय बैंकों के द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। तो हमने देखा था यूपीआई केवल भारतीयों के लिए नहीं है। हमने एनआरआई के बारे में भी बात की थी, विदेशियों के लिए भी बात की थी, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जहां जहां आपको 2 दिखे उसको उड़ा दो, ये गलत हो जाएगा, यानी कि सी तो नहीं होने वाला। उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसा तो नहीं होने वाला, क्योंकि पहला तो सही है, तो ये भी नहीं आएगा। अब एक दोनों में कॉमन, इसका मतलब एक तो सही है, तीसरा सही है नहीं है। अच्छा, इनका भी ती है। तीसरा क्या कहता है, भारत एक वैधानिक संस्था है जो केवल डिजिटल भुगतान, तीसरा ये भी गलत है। अब ये गलत क्यों है? क्योंकि ये भारत की वैधानिक संस्था है डिजिटल भुगतान, जो कि डिजिटल भुगतान के लिए, ये नहीं है, ये एनपीसीआई की है। एनपीसीआई की एक संस्था है जो क्या करती है, इंटरनेशनल प्रमोट करने का काम करती है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको प्रमोट करने का काम करती है। भारत की वैधानिक संस्था नहीं, ये इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट करने का काम करती है। किस किस का बी था? बी किस किस का था? अच्छा, आपका बी था क्या? 10 रुपए फोन पे करो, 10 रुपए जल्दी से फोन पे करो, है ना। देख लो एक बार, उत्तर आपका आएगा ए।
गड़बड़ हो गया। यहाँ पे देखो ये वैधानिक संस्था जो कि डिजिटल भुगतान का नियमन करती है। अब मैं आपको बताऊं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो उत्तर में देखो, कथन एक सही है, नामीबिया भारत का पहला अफ्रीकी देश है, ये करेक्ट हो जाएगा। कथन गलत है क्योंकि यूपीआई वन वर्ल्ड G20 देशों को प्रमोट करे, केवल भारतीयों के लिए नहीं, कथन गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, एनपीआईएल एनपीसीआई की इंटरनेशनल सब्सिडरी कंपनी है, भारत की एक वैधानिक नहीं है, इसके लिए कोई एक्ट नहीं बनाया गया है, कोई अधिनियम नहीं बनाया गया है। वैधानिक तब होगी जब क्या होगा, जब वो एक एक्ट के माध्यम से बनाई गई है। और यूपीएससी इसी प्रकार की क्वेश्चन पूछेगी, क्या ये वैधानिक संस्था है, इसलिए मैंने बोला था कि ये एक एनपीसीआई की इंटरनेशनल सब्सिडरी है। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, एक बार इसको देखो, उत्तर देने की कोशिश करो। एनआईपीएल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, देखो गोला देखो यहाँ पे, कौन सा कथन सही है आपको बताना है। यह एनपीसीआई द्वारा स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय एनपीसीआई द्वारा स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय इकाई है। ठीक है, किसने इसे स्थापित किया है, एनपीसीआई ने इसको स्थापित किया है। यह एक अंतरराष्ट्रीय यूनिट है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा क्या है, इसका उद्देश्य यूपीआई और रुपे कार्ड जैसी प्रणालियों का वैश्वीकरण करना है। तीसरा इसका क्या है, स्थापना 2016 में हुई है। तीन स्टेटमेंट आपके सामने, सही आपको पकड़ना है। महक, मनमोहन, मधुरकर जी, रामचंद्र जी, रघुवीर जी, त्रिशांक, अहम, बाबा जी को ठुल्लू। देखो गलत उत्तर मत दो यार, थोड़ा टाइम ले लो, बट गलत तो मत दो यार, एक कभी सही नहीं है, जल्दबाजी के चक्कर में गलत मत लो, थोड़ा देखो सही देने के उत्तर को। राजकुमार जी, ठीक है ठीक है ठीक है, टाइम पूरा हो रहा है आपका, जल्दी थोड़ा उत्तर देने की कोशिश करो। राजकुमार जी सही टाइम पे आया, और कोई सही टाइम पे देना, थोड़ा 10 सेकंड के अंदर उत्तर देना है, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, अभी हमने पढ़े हैं, तो थोड़ा टाइम कम लीजिए। ठीक है, देखते हैं हम उत्तर को, देखते हैं ना। जो और किसी का आ रहा है, कोई और किसी का आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है देख लेते हैं हम। अब आपको क्या करना है, फिर से एलिमिनेट करने की कोशिश करो, फिर से एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तीसरा स्टेटमेंट देखो, तीसरा स्टेटमेंट क्या है, इसकी स्थापना 2016 में हुई है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि इसकी स्थापना वो 2020 में हुई है, 2016 में इसकी स्थापना नहीं हुई है। तो जहां जहां तीसरा दिखे वो उड़ा दो, एक उड़ जाएगा, दो उड़ जाएगा, तीन उड़ जाएगा, आपका उत्तर क्या आ जाएगा, ए में कौन कौन है, उनका ए सही है सबका, जिन जिनका भी ए है वो सही है। अब देखो पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, यह एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, डी नहीं होगा, ए होगा, ए होगा। ये पहली है कि यह एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, एनपीसीआई ने इसको स्थापित किया है, तो आपका पहला सही हो जाएगा स्टेटमेंट। दूसरा क्या है, इसका उद्देश्य यूपीआई और रुपए कार्ड को प्रमोट करना है। यहां मैंने 2020 बोला भी था, ये 2020 में स्थापित की गई है, 2016 में नहीं है। यूपीएससी ये क्या करती है, यूपीएससी ये काम करती है, यूपीएससी या पीसीएससी ये काम करती है, ये जब डेट होती है ना, डेट क्रोनोलॉजी को हमेशा रॉन्ग स्टेटमेंट रूप में सेट करती है, हमेशा नहीं बट ऐसा होता है, तो आप ध्यान रखना, जब नंबर हो उसको थोड़ा ध्यान देखा करो, डेट वगैरह हो उसको थोड़ा ध्यान से देखा करो। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, आपका उत्तर ए आ जाएगा। ए वाले मौज करो, आपके अकाउंट में 10 रुपए प्राप्त होती है, ए जिसका था उसके अकाउंट में 10 रुपए प्राप्त होते हैं। अकाउंट करना, आपके पूरा पेपर होता है कितने रुपए आप कमाते हो, तो आपका उत्तर है वो ए आ जाएगा। ये देख लेना, इसका कारण लिखा हुआ है। एनपीसीआई की स्थापना 2008 में की गई थी, यूपीआई को 2016 में लॉन्च किया गया था। एनपीसीआई की स्थापना 2008 में की गई थी, यूपीआई को 2016 में लॉन्च किया गया था। मिक्स मत करो, अलग अलग है दोनों, है ना। एनपीसीआई 2008 में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है वो यूपीआई के वैश्वीकरण से जुड़ा हुआ है। यूपीआई का जब वैश्वीकरण करते हैं, ग्लोबलाइजेशन करते हैं, तो उसके कौन कौन से लाभ है। पहला, डिजिटल लेनदेन, डिजिटल लेनदेन की लागत में कमी आएगी। ठीक है, भारत की सॉफ्ट पावर और डिजिटल डिप्लोमेसी को बल मिलेगा। ठीक है, कोई अभी सॉल्व कर देगा, टेंशन मत करो। अंतरराष्ट्रीय व्यापार और भुगतान की सुविधा, थोड़ा ध्यान से नहीं देखा आपने, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और भुगतान की सुविधा, ये फायदा होगा केवल अमीर देशों के लिए। थोड़ा ना शांति से सोचो, मैंने क्या बात की है, यूपीआई है उसका वैश्विक लेवल पे अपनाया जा रहा है, तो उसके फायदे क्या होने वाले हैं। 10 सेकंड है अब आपके पास में, गड़बड़ मत करना, ध्यान से उत्तर देने की कोशिश करो। डिजिटल लेनदेन प्रमोट होगा, यहाँ पे देखो लागत में कमी, पैसे कम लग रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखना, आपके सामने पड़ा क्वेश्चन, जल्दी से उत्तर देने की कोशिश करो। 10 सेकंड आपके पास में। महक, मनमोहन, राजकुमार, रघुवीर, ये मेरे जो एप्लीकेशन से लाइव कर रहे हैं ना, एप्लीकेशन से लाइव, मैंने एक चीज नोटिस की है, इनमें से किसी का उत्तर सही नहीं होता है। आप बुरा मत मानना प्लीज,
पर जो आप एप्लीकेशन से जो लाइव कर रहा है, जो देख रहा है ना, आप में से किसी का उत्तर भी सही नहीं आता। आप जल्दबाजी के चक्कर में हर बार उत्तर गलत देते, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सोच के उत्तर दो। गलत आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर आप है ना, जैसे ए या बी में कंफ्यूजन होती है, आप उत्तर क्या देते हो, डी देते हो, जिसका डी का कोई लेना देना, इतना गलत भी मत दो ना, आसपास में उत्तर देने की कोशिश करो। बात करते हैं, राजकुमार जी ने उत्तर दिया बी। ए जगू जे ए जी, इन्होंने भी बताया है, इनका प्रोनाउंस मैं नहीं कर पा रहा हूं, दादा जगू दादा, अच्छा जगू दादा, इन्होंने बी दिया है। और कौन है, कोई देना चाहिएगा, हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, यूपीआई के वैश्वीकरण से कौन कौन से फायदे हैं। सबसे पहले क्या करना है, एलिमिनेशन का काम करो। एलिमिनेशन कैसे कर सकते हैं, हमें देखो यहाँ पे क्या लिखा है, केवल अमीर देशों के लिए है। हमने बात की थी जय हिंद, सिद्धू फ्रॉम पंजाब, जय हिंद सर, यह केवल अमीर देशों के लिए। और हमने बात की थी कि यह ग्लोबल साउथ यानी कि गरीब देशों को प्रमोट कर रहा है, ये लाइन हमने बोली भी थी। यानी कि चार जहां दिखे उसको उड़ा दो, ये उड़ जाएगा, ये उड़ जाएगा। अब आपके पास में क्या रहता है, या तो सी होगा या ए होगा। अब सी और ए में एक और तीन दोनों में कॉमन है, एक तीन इसमें भी है, एक तीन इसमें भी है, यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट सही है। आपको देखना है कि क्या दूसरा स्टेटमेंट सही है या नहीं है। ये भारत के सॉफ्ट पावर और डिजिटल डिप्लोमेसी को बढ़ावा देगा, यानी कि आपका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आपका उत्तर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ए किस किस का था, ए किस किस का था बताइए एक बार। ए जिस चीज का था वो सही है, वो अपने अकाउंट में 10 रुपए और ऐड कर दो। डी जिसका था, डी में किसने 2 और 4, ये केवल अमीर देशों के लिए नहीं है। ये देखो अंतरराष्ट्रीय व्यापार भुगतान की सुविधा को इजी करेगा, भारी कमी होगी। सी कैसे होगा, सी नहीं होगा ना, सी नहीं होगा, सी कैसे होगा। बी भी तो सही है ना, भारत की सॉफ्ट पावर को मजबूत करेगा, डिजिटल डिप्लोमेसी को मजबूत करेगा, तो ए आएगा उत्तर। ठीक है, उत्तर आएगा ए। ऐसा नहीं हो सकता, कैसे नहीं हो सकता मतलब, सी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यही कह रहे हो क्या। कंफ्यूजन क्या है एक बार बता देना ना, उत्तर ए आएगा। ये देख लो उत्तर ए आएगा। 1, 2 और 3 सही है, बिकॉज यूपीआई कम लागत में तेज है, सुरक्षित है, डिजिटल भुगतान के लिए है। 4 गलत है क्योंकि ये ग्लोबल साउथ के देशों के लिए 4 गलत हो जाएगा, उत्तर हमारा ए आ जाएगा। नेक्स्ट है, ये मेंस का एक क्वेश्चन है, यूपीआई प्रणाली का अंतरराष्ट्रीयकरण है वो भारत की डिजिटल डिप्लोमेसी और अफ्रीका नीति को कैसे प्रभावित करता है। ये क्वेश्चन आपको जवाब देना है 250 वर्ड में, 250 वर्ड में आपको जवाब देना है। हम कोशिश, ये बात सही है सर, बिल्कुल सही बात है, बहुत लाख रुपए की बात की आपने। मंजिल मिले ना मिले मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें गलत बात है, बिल्कुल सर। 250 शब्दों में इसका उत्तर देना, घर जाके इसको चेक जरूर करना है। ठीक है, ये इस तरह का फॉर्मेट है, इसको फॉर्मेट को देख लेना और इसको जरूर चेक करना, ताकि आपका मेंस का उत्तर भी क्लियर हो जाएगा। एक और 250 वर्ड में है, इसको भी जरूर देखना और कोशिश करना इसका उत्तर देने की, जितना भी दे पाओ कोशिश जरूर करना। ठीक है, ये इसका फॉर्मेट भी पड़ा है, इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है एडमिरल, प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं, एडमिरल्टी जुरिडिक्शन एंड सेटलमेंट मैरिटाइम क्लेम्स एक्ट है। यानी कि क्या है इसका मतलब, इसका मतलब है कि जो मैरिटाइम होता है ना, जलीय मतलब समुद्र का जो जल होता है, जल के लिए एक एक्ट लाया गया है। समुद्र में जो भी जल होता है उसमें जो जो दिक्कतें आती है उसे मैनेज करने के लिए अधिनियम लाया गया था 2017 में। अभी उसकी चर्चा क्यों है, अभी उसकी चर्चा इस वजह से है कि केरल का एक कोस्ट है, वहां पर क्या होता है, एक जल डूब गया है, उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल रही है। लगभग 1 महीने पहले की न्यूज है, परंतु अभी भी वहां पे वो मुद्दा है वो सॉल्व नहीं हुआ, इस वजह से ये चर्चा में है। बात करें जीएस पेपर 2 की, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गवर्नेंस है, न्यायिक अधिकार कौन कौन से है, विधिक अधिनियम कौन कौन से, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जीएस पेपर 3 है, वहां पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि पर्यावरणीय नुकसान होता है इससे। हाँ, नो वाहन विभाग सही है। ठीक है, आपदा प्रबंधन है, यहां पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जीएस पेपर 2 में, जीएस पेपर 3 में और प्रीलिम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं आर्टिकल के बारे में। अब बात करते हैं हम आर्टिकल के बारे में। सबसे पहले बात करें आर्टिकल की, तो ये एक्ट क्या कहता है, ये अधिनियम है वो कहता क्या है, इसकी खासियत क्या है और विशेषता क्या है। तो अगर इसकी विशेषता की बात करें हम, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे कि बात करें समुद्र से जुड़ी हुई है, यानी कि आप समुद्र में व्यापार करते हो,
समंदर में आप व्यापार कर रहे हो, साथ ही साथ में आपके जहाज एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब इस दौरान क्या होता है, कई बार जहाजों का एक्सीडेंट हो जाता है। ध्यान से सुनना, कई बार क्या होता है, जहाज एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो जहाजों का कई बार क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है। कई बार चोरी हो जाती है जहाजों की। कई बार क्या होता है, जो इसमें काम कर रहे थे लोग, उनको अपने पैसे नहीं मिलते हैं। इनमें जो लोग काम करते हैं उनको अपने पैसे नहीं मिलते हैं। अब ऐसी बहुत सारे मुद्दे को देखने को मिलते हैं। जब हम देश की बात करें, लैंड की बात करें, ठीक है, हमारा जो देश की भारतीय सीमा है वहां पर तो कानून बहुत सारे हैं। वहां पर अगर कोई मजदूर काम करता है, उसके लिए कोई नुकसान, उसको पेमेंट नहीं करता, इसके लिए कानून बने हुए, यानी कि हर चीज के लिए कानून है। परंतु जो इंटरनेशनल समुद्र वगैरह है, ये भारतीय सीमा का जो समुद्र है, इसके लिए कोई स्पष्ट कानून नहीं था। तो इसी के लिए कानून बनाया गया था जिसे हम मैरीटाइम क्लेम एक्ट कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मैरीटाइम क्लेम एक्ट। ये 2017 में बनाया गया था। एडमिरल्ट्री मैरीटाइम क्लेम एक्ट 2017 में, एडमिरल्ट्री मैरीटाइम क्लेम एक्ट 2017 में इसे बनाया गया था। अब इसमें क्या क्या मुद्दे हैं, समुद्री दावे, समुद्री दावों का मतलब होता है मैरीटाइम क्लेम, समुद्री दावों का मतलब होता है मैरीटाइम क्लेम। क्या मतलब होता है मैरीटाइम क्लेम का, मैरीटाइम समुद्र में पनडुब्बी समा जाती है, कुछ भी मुद्दा हो, समुद्र से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा हो, पनडुब्बी डूबना हो, कोई पॉल्यूशन होना हो, कोई जहाज का डूबना हो, जहाज का एक्सीडेंट होना हो, जहाज का चोरी होना हो, कोई भी मुद्दा हो, किसी भी प्रकार का मुद्दा हो, अगर वहां पे कोई दिक्कत आती है तो वहां पर एक एक्ट बनाया गया है जिसे मैरीटाइम एक्ट के नाम से जानता है। इसका काम क्या है, इन सब चीजों को रेगुलेट करना। ये जो सारे प्रॉब्लम बता रहे हैं, इनको रेगुलेट काम करने का जो काम है वो मैरीटाइम एक्ट का काम है। ठीक है, समुद्र से जुड़े हुए सारे काम है वो इसके अंतर्गत किए जाते हैं। इसे 2017 में पारित किया गया था। कब लाया गया था इसे, 2017 में लाया गया था। कब पारित किया गया था, 2017 में पारित किया गया। इसको ये लाइन याद रखना, कब पारित किया गया था, इसको 2017 में पारित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, कानूनी विवादों को, कानूनी विवाद किससे जुड़े हुए, कानूनी विवाद समुद्र से जुड़े हुए, समुद्र से जुड़े हुए कानूनी विवादों का निपटारा करना। समुद्र से जुड़े हुए जो कानूनी विवाद है, जो लीगल इश्यूज है समुद्र से जुड़े हुए, उनका निपटारा करना, यही इसका काम है। इसके अलावा समुद्री सुरक्षा, समुद्र में जो सुरक्षा दिक्कत होती है, कई बार पायरेट्स आ जाते हैं, चोरी करके ले जाते हैं। हमास ने लूटा था, एक होती रिबल है, कहां पर, एक यमन देश है, वहां पर एक ग्रुप रहता है जिसका नाम है हौथीज। ये लूट लेते हैं, ये समुद्री जो जहाज वगैरह होते हैं उनको लूट लेते हैं। तो उनसे जुड़े मुद्दे होते हैं, वो भी समुद्री लॉज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जहाज को गिरफ्तार कर लेना, अरेस्ट जैसे जो मामले हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। इसे न्यायिक अधिकार अधिनियम भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, न्यायिक अधिकार अधिनियम भी कहा जाता है। कब पारित हुआ था, 2017 में हुआ था। तो ध्यान से सुनना, समुद्र से जुड़े हुए सारे काम, समुद्र से जुड़े हुए सारे काम, कुछ भी इश्यू हो समुद्र से जुड़ा हुआ, वो सारे के सारे इस अधिनियम में आ जाएगा। अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, गाजापट्टी में आने वाला जहाज को लूट ले, जी जी सही कह रहे हो आप। ठीक है, समुद्र से जुड़े हुआ कोई भी काम है वो इसके अंतर्गत हो रहा है, याद रखना। अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप कंफ्यूज मत हो जाना। समुद्र से जुड़े हुए कोई भी काम है वो इसी के अंतर्गत आएंगे। 2017 में लाया था। इससे पुराने जो भी ब्रिटिश कानून थे उसको इसके द्वारा समाप्त कर दिया था। जो भी ब्रिटिश कानून थे उनको इसके द्वारा समाप्त कर दिया था। अब ये किसके द्वारा लागू होता है, जैसे हमने मान लिया कि ये समुद्र कानून पे लागू होता है, बट अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कौन सी कोर्ट में जा सकते हो। क्या आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, क्या आप हाई कोर्ट में जाओगे, तो आप कौन सी कोर्ट में जाओगे। तो 6 हाई कोर्ट को इसकी ज्यूरिडिक्शन दी गई है। अगर कोई मामला ऐसा आ जाता है तो आप कौन से कोर्ट में जाओगे, 6 कोर्ट में आप जा सकते हो। 6 कोर्ट कौन कौन सी है, 6 राज्यों की हाई कोर्ट है, वहां पर जा सकते हो। जैसे कि मुंबई हाई कोर्ट में जा सकते हो, महाराष्ट्र की हाई कोर्ट है। चेन्नई हाई कोर्ट में जा सकते हो, तमिलनाडु की हाई कोर्ट है। ठीक है, कोलकाता हाई कोर्ट में जा सकते हो, किसकी हाई कोर्ट है, पश्चिम बंगाल की हाई कोर्ट है। केरल हाई कोर्ट में जा सकते हो, जो कि केरल की है। कर्नाटक हाई कोर्ट में जा सकते हो, बेंगलुरु में, कर्नाटक में है। गुजरात हाई कोर्ट में जा सकते हो। इन 6 राज्यों की जो हाई कोर्ट है वहां पर आप जा सकते हो। कौन कौन सी, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, केरल और गुजरात। 6 राज्यों के नाम याद मत रखो, सिंपल भाषा में इतना याद रखो कि अगर कोई दिक्कत आती हो तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हो। इस मामले से संबंधित कोई भी दिक्कत आती हो तो आपको कहां जाना, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना है, आपको हाई कोर्ट में जाना है। कहां पर जाना है, आपको हाई कोर्ट में जाना है। इस लाइन को याद रखना। अगर समुद्र से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है तो आपको कहां पर जाना है, हाई कोर्ट में जाना है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना। पहले आप हाई कोर्ट में ही जाओगे। ठीक है, किन किन चीजों को क्या क्या काम कर सकता है। अब मान लो कोई क्राइम हो गया है और आप हाई कोर्ट में चले गए हो, तो हाई कोर्ट क्या काम कर सकती है। अगर
मान लो कि आपकी कोई जहाज है, आपने किसी को जहाज बेच दिया है और वो पैसे नहीं चुरा, वह पैसे वापस नहीं दे रहा है, तो हाई कोर्ट क्या आदेश दे सकती है? हाई कोर्ट इस जहाज को जब्त करने का आदेश दे सकती है। हाई कोर्ट बोलेगी कि इस जहाज को जब्त कर लिया जाए, यानी कि जहाज को गिरफ्तार करने का आदेश दे सकती है। इसके अलावा कोई बकाया नहीं दिया है, कोई किराया है जहाज का, वो वापस किसी ने नहीं किया, तो उसको भी अरेस्ट करने का हाई कोर्ट कह सकती है कि इस व्यक्ति को अरेस्ट कर दो क्योंकि इसने किराया नहीं चुकाया है। इसके अलावा बचाव का भी कह सकती है, जहाज की मरम्मत का भी कह सकती है, इंश्योरेंस का भी कह सकती है। जो भी इसमें लोग काम कर रहे हैं, जहाज में जो भी लोग काम कर रहे हैं, अगर उनको कोई पैसा बकाया है वो भी वापस नहीं दिया जा रहा है, तो हाई कोर्ट आदेश दे सकती है कि भाई इनका पैसा भी वापस कर दो। तो बहुत सारे डिसीजन है वो हाई कोर्ट इसके अंतर्गत दे सकती है। ठीक है, हाई कोर्ट है वो बहुत सारे डिसीजन है वो इसके अंतर्गत दे सकती है। ये सारी लाइनें आपको याद रखनी, इस पे अभी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बहुत सारे अब क्वेश्चन आएगा, इस पे कंफ्यूज मत हो जाना। तो केरल ने समुद्री जहाज डूबने की घटना, इसमें पर्यावरणीय नुकसान हुआ था। अब ये लाइन भी याद रखना, बहुत अच्छी लाइन लिख रहे हो यार। इसमें पर्यावरण के जो नुकसान होते हैं ना, उसकी भरपाई की जाएगी। इसमें ये देखना, पर्यावरण एनवायरमेंटल जो नुकसान होते हैं वो भी शामिल है। इस लाइन को याद रख, अभी क्वेश्चन आएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। एनवायरमेंटल जो नुकसान होते हैं उसकी भी भरपाई की जाती है इस एक्ट के तहत। ठीक है, इस अधिनियम में और क्या क्या चीजें हैं? इस अधिनियम में जहाजों यानी वेसल पर लागू होता है, वो भारत का हो उस पर भी लागू होगा, और विदेशी जहाज हो उस पर भी लागू होगा। ओनली भारत पर नहीं, भारत और विदेशी दोनों पर लागू होगा। आप कंफ्यूज मत हो जाना, भारत के जो जहाज है उन पर भी लागू होगा, विदेशी की कोई जहाज है वो भी अगर ऐसा कोई क्राइम करता है तो उस पर भी लागू होगा है। समुद्र सीमा में कोई भी नुकसान होती है उसकी भरपाई करने पर यह लागू होता है। ज्यूरिडिक्शन क्या क्या है? हाई कोर्ट के द्वारा इसका सुधार किया जाएगा। इसकी सुनवाई कहां पर होगी? हाई कोर्ट के अंतर्गत इसकी सुनवाई की जाएगी। न्यायिक कार्रवाई कहां पर होगी? हाई कोर्ट में होगी। इस लाइन को भी याद रखना, भूल मत जाना। क्या क्या चीजें कवर की जाएगी इसमें? कोई भी जहाज को नुकसान होता है, डैमेज होता है, उसको कवर किया जाएगा। अगर ओनरशिप का कोई मुद्दा है, आप कहते हो ये जहाज मेरा है, कोई और व्यक्ति कहता है वो जहाज मेरा है, मैं कहता हूं ये जहाज मेरा है, तो इसमें जो भी दिक्कत होती है, कौन इसका असली मालिक है, ये सुनवाई कहां होगी? ये भी हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। समुद्र जीवन, समुद्र में कोई लाइफ वगैरह है, जीव है, पेड़ पौधे, उनको नुकसान होता है तो इसकी भी भरपाई वो करनी पड़ेगी, यह भी फैसला दिया जा सकता है। तो और भी जितने भी समुद्र से जुड़े हुए सारे इसके अंतर्गत फैसले दिए जा सकते हैं। पर्यावरण के भी मुद्दे हैं इसमें कवर किए जाते हैं, पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो भी इस अधिनियम के तहत कवर किए जाते हैं। इस लाइन को याद रखना। मेंस के लिए, मेंस की बात करें तो ये लाइन याद रखना, प्रशासनिक और न्यायिक पारदर्शिता को बढ़ाता है। मतलब ये जो हमने अधिनियम लाए हैं इसके फायदे क्या है? ये जो अधिनियम 2017 में लेके आए हैं, जो समझ मैरीटाइम एक्ट है, इसके फायदे क्या है? इसका फायदा है कि ये प्रशासनिक और न्यायिक पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, यानी कि समुद्र में जो भी काम है उसमें पारदर्शिता देखने को मिलेगी। अब हमें उसमें ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी, ये फायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कानून सुनिश्चित करता है कि समुद्री गतिविधियों में जवाबदेही और न्याय सुनिश्चित हो। पर्यावरणीय उत्तरदायित्व यानी कि एनवायरमेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी सुनिश्चित की जाए। पर्यावरण की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर कोई व्यक्ति है वो जानबूझकर पर्यावरण को डैमेज करता है तो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी तय की जाएगी। अगर कोई जहाज वाला है वो अपने जहाज को डुबा देता है, उसमें अगर तेल वगैरह होता है, तेल का अगर डोल देता है, स्प्लिट कर देता है, तो इससे भी पर्यावरण को नुकसान होता है, तो उसकी जवाबदेही है वो तय की जाएगी। उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, वो तय की जाएगी। ये भी फायदा देखने को मिलेगा। समुद्री क्षेत्र में निवेश का भरोसा होगा। दूसरे देश है, मान लो कि सऊदी अरब है, और भी कोई देश, अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, उनको क्या लगेगा कि भारत में है तो अच्छे नियम है, भारत में कानून अच्छे हैं, तो आप भारत में जाके इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपके घर में कोई दिक्कत हुई तो भारत में कानून है, आपको उसका समाधान भी मिल जाएगा। ये भी फायदा है वो देखने को मिल सकता है। एक कंक्लूजन में सिंपल सी बात लिखी है, आप ये पढ़ोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हम आर्टिकल। आपको समझ में आ गया? आर्टिकल आपको समझ में आ गया? कौन से कथन है वो सही है, आपको ये बताना है। इसमें से कौन सा कथन है वो सही है? मैरीटाइम एक्ट 2017, ठीक है, एडमिरेटली एक्ट 2017, मैरीटाइम एक्ट 2017 केवल भारतीयों के लिए है, केवल भारतीयों के लिए, पहली स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट है, यह अधिनियम पर्यावरण के क्षति के मामलों को शामिल करती है, ये दूसरा है। तीसरा क्या है? इसमें शिप को अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, शिप को अरेस्ट किया जा सकता है। तीन स्टेटमेंट से आपको सही बताना है कि सही कौन सी है। आपके सामने तीन स्टेटमेंट है। पहला केवल भारतीयों के लिए है, दूसरा पर्यावरण की क्षति के मामलों की सुनवाई की जाती है, तीसरा है शिप को अरेस्ट करने का प्रावधान भी किया जाता है। जहाज को
जब्त करने का भी इसमें प्रावधान किया गया है। अब बताओ सही कौन सा है, जल्दी से 10 सेकंड आपके पास में, 10 सेकंड। महक, मनमोहन, राघवीर, यार महक इतना कैसे फास्ट जवाब दे देती है। पर महक जी यार थोड़ा आसपास भी दिया करो, आप बहुत गलत दे रहे हो जवाब, ऐसे मत किया करो प्लीज, रिक्वेस्ट है। आप कंटिन्यूसली हो गया है कि 2-3 दिन से दे रहे हो, आपके जवाब सारे गलत जा रहे हैं, तो जल्दबाजी के चक्कर में एटलीस्ट गलत थोड़ा बहुत आसपास दे रहो। अब तो बिल्कुल लिंक से हट गई दे रहे, ऐसे मत करो। बाकी रघुवीर सही है, रामचंद्र, मनमोहन, मोहिनी, ठीक है ठीक है ठीक है। और कोई देना चाहेगा, आगे बढ़े। टिया जी बी, और कोई, ठीक है अब देख लेते हैं ना, उत्तर देखते हैं हम। थोड़ी स्पीड भी रखा करो, ऐसे नहीं कि 10 सेकंड में उत्तर देना है। टिया जी ए बी, कंफ्यूज मत हो, एक देने की कोशिश करो, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा इनका ये श्योर हो गया है तो। और कोई, ठीक है अब उत्तर देखते हैं इसका। सबसे पहले गलत स्टेटमेंट को सिलेक्ट करो। गलत स्टेटमेंट इसमें क्या है, यह केवल भारतीय स्वामित्व पर लागू होती है। हमने पढ़ा था तब हमने देखा था कि केवल भारतीयों के लिए नहीं है, ये भारतीय और विदेशी दोनों के लिए। तो जहां जहां आपको एक दिखे उसको हटा दो। एक कहां दिख रहा है, बी में एक दिख रहा है, इसको खत्म कर दो, ठीक है। बी में एक दिख रहा है, इसको खत्म कर दो। डी में भी एक होगा क्योंकि सभी 3 है, मतलब एक होगा, इसको भी खत्म कर दो। 3 दोनों में कॉमन है, मतलब तीसरा तो सही है, सिर्फ को अरेस्ट किया जाता है। आपको देखना है कि दूसरा सही है या नहीं है। पर्यावरण शक्ति के मामलों को सही करता है, एक सही हो जाएगा, करेक्ट है। जिस चीज का एक होता है अपने खाते में 10 रुपए ऐड कर दो। जिस चीज का भी उत्तर एक है वो अपने खाते में 10 रुपए है वो ऐड कर दो, ठीक है, आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखो व्याख्या लिखी हुई है, एक सही है, आपका उत्तर सही हो गया। अगला उत्तर देखो, एडमिरेटली एक्ट 2017 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से क्लेम यानी कि दावे किए जाते हैं न्यायालय के अंतर्गत स्वीकार है। कौन कौन से दावे हैं वो न्यायालय के अंतर्गत एक्सेप्ट किए जाते हैं। सबसे पहला है समुद्री कर्मचारियों के वेतन और अधिकार, पहला। दूसरा, समुद्री जहाजों के स्वामित्व के विवाद। तीसरा, समुद्री जीवन की हानि। चौथा, मछली से जुड़े हुए लाइसेंस। मेरा उत्तर है डी, आप अपना उत्तर बता दो। मेरा उत्तर हो जाएगा डी, आप अपने उत्तर बता दो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, डी बी डी सी ए, मनमोहन डी 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 डी, जल्दी जल्दी जल्दी। मेरा उत्तर डी है, और कोई? डी, रघुवीर जी डी, डांस बार डी, मैं हूं ना डी। और कोई जल्दी से प्लीज, टाइम थोड़ा कम लीजिए, उत्तर बताओ। मेरा डी है, और किसी का कोई? चलो सॉल्व करें फिर, सॉल्व करें फिर। ओके सॉल्व करते हैं। मेरा उत्तर डी है, जिसका भी जो है वो देख लेना, मेरा उत्तर है वो डी है। ऑलमोस्ट सही है, फिर मेरा उत्तर सही है, मेरा उत्तर सही है। और बाकी जिसने भी डी किया है, जिसने भी डी सिलेक्ट किया है, सब मौज करो, सबका उत्तर सही है। जिसने डी किया है सबका उत्तर सही है। करें सॉल्व, ठीक है सॉल्व करते हैं। कोई उत्तर देने की हिम्मत नहीं कर रहा है। मैं नहीं बताती, अच्छा जी। और कोई बताओ, ठीक है, नहीं चलो मैं सॉल्व कर लेता हूं। तो सबसे पहले आप गलत उत्तर को देखो। गलत उत्तर क्या है, मछली पकड़ने के, ठीक है, इसको देखो, मछली पकड़ने के लाइसेंस वाले नियम, इसको देखो। हमने नहीं पढ़ा था मछली के बारे में, है ना, हम मछली के लाइसेंस वगैरह ऐसी कोई बात पढ़ी नहीं थी हमने। तो 4 जहां दिखे उसको उड़ा दो। 4 इसमें है, 4 इसमें है, 4 इसमें है, 3 गलत हो जाएगा, आपका उत्तर ए हो जाएगा। सिंपल सा उत्तर है, ए हो जाएगा। जहां जहां 4 दिखे उड़ा दो, क्योंकि मछली वाली हमने, मछली के लाइसेंस वाली कोई बात की नहीं थी हमने। इतनी अगर इंपॉर्टेंट लाइन होती हम जरूर जिक्र करते हैं, पर मछली की लाइन वाली कोई बात थी नहीं इसमें, तो इसको हटा दो। जब 4 हट जाएगा, आपका ऑटोमेटिक उत्तर क्या आ जाएगा, ए उत्तर आ जाएगा। उत्तर क्या है आपका, ए, ठीक है, उत्तर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। समुद्री वेतन से जुड़ा हुआ है, स्वामित्व के मुद्दे हैं, समुद्री जीवन की हानि के मुद्दे हैं। आप एस्टिमेट, अनुमान तो लगा ही सकते थे, आप अनुमान तो लगा ही सकते थे। अगले उत्तर की ओर चलते हैं,
थोड़ा कोशिश करो। शिप अरेस्ट की प्रक्रिया, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। शिप को अरेस्ट किया जाता है, उस कथनों पर विचार करो। यह केवल तभी संभव है जब भारत के क्षेत्र में हो, जब ये समंदर में है, कहां हो, भारत के क्षेत्र में हो। पहला है तभी संभव है जब भारत के क्षेत्र में हो। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, जहाज तब तक जब्त रखा जा सकता है जब तक सुरक्षा राशि यानी कि सिक्योरिटी वापस जमा न हो जाए। इसका उद्देश्य केवल दंडात्मक कार्रवाई है, समाधान करना नहीं है। जल्दी से उत्तर, ये उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी से, जल्दी से। मेरा उत्तर ए है, आप अपना बता दो। मेरा उत्तर ए है, आप अपना उत्तर बता दो जल्दी से। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास में, 10 सेकंड का। 2 हो गई है, 3 सेकंड हो गई है, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, 9 सेकंड, 10 सेकंड। बताया किसी ने? इसमें एक का भी नहीं आया, एक का भी उत्तर नहीं बना है। नहीं आ रहा ना उत्तर? आ रहा है नहीं? यस नो, यस नो, यस नो। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। बहुत सही क्वेश्चन है। एलिमिनेशन करो, चलो मैं दे देता हूं जवाब। एलिमिनेट करो, एलिमिनेट करो, एलिमिनेट करो, एलिमिनेट करो, एलिमिनेट करो। एलिमिनेट क्या है? इसका उद्देश्य केवल दंडात्मक कार्रवाई करना है, समाधान करना नहीं है। ये गलत है क्योंकि समाधान करना ही है, इसका उद्देश्य समाधान करना है भाई, दंड देना नहीं है। दंड देके क्या कर लोगे? समाधान करना है कि कोई चीज है उसकी दिक्कत ना आ जाए, समाधान हो जाए। ठीक है, तो जहां जहां आपको 3 दिखे उड़ा दो। 1 उड़ गया, 2 उड़ गया, 2 दोनों में कॉमन है, इसका मतलब 2 तो सही है। 1 सही है नहीं है, 1 सही है नहीं है, 1 सही है क्योंकि ये भारत का जल क्षेत्र है, उस पर लागू होगा। इंटरनेशनल बॉर्डर पर ये लागू नहीं होगा, भारतीय जल क्षेत्र पर लागू होगा क्योंकि भारत की हाईकोर्ट कर रहे हैं ना सवाल। अंतरराष्ट्रीय में जाके भारत कैसे सवाल कर लेगा? तो उत्तर क्या आ जाएगा आपका? उत्तर ए आ जाएगा। जिस चीज का ए था 10 रुपए ले लो, नहीं है ये, बाकी सब मौज करो। बी भी ठीक है, थोड़ा आसपास तो फिर भी आ गया, 50% में तो आ ही गए हो, तो सही है आपका। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल में चलते हैं, शैडो बैंक के बारे में बात करते हैं। सिंपल भाषा में आपको शैडो बैंक समझाओ। शैडो बैंक होती क्या है? ऐसी बैंकें होती है, एक तो होती है कॉमर्शियल बैंक होती है, जैसे कि पीएनबी है। ठीक है, पीएनबी क्या है? एक कॉमर्शियल बैंक है। एसबीआई क्या है? एक कॉमर्शियल बैंक है। और भी बहुत सारी बैंक है, ये सारी क्या है? ये कॉमर्शियल बैंक है। तो ये तो क्या करती है? ये आपको लोन देती है, बदले में आप अब इनमें पैसे भी गिरवी रख सकते हो, जमा रख करवा सकते हो, बस ये भी लोन भी आपको दे सकती है। इसका फायदा क्या है? इसमें काफी सेफ्टी होती है, दिक्कत नहीं होती है। जब ये लोन वसूल करने आती है तो एक रूल को फॉलो करती है, एक प्रोसीजर को फॉलो करती है, दिक्कतें नहीं आती ज्यादा। आपको मार के घर से उठा के ले जाए, आपको मतलब धमकी दे दे, आपकी गाड़ियां उठा के ले जाए, खेत जमा कर दे, ऐसी चीजें ये बैंक नहीं करती क्योंकि एक प्रोसीजर को फॉलो करती है। दूसरी बैंक होती है शैडो बैंक। शैडो बैंक का मतलब होता है मेरे तो सारे पैसे गए, आपके सारे पैसे गए क्या? ठीक है, शैडो बैंक का मतलब होता है, शैडो का मतलब छाया। शैडो का मतलब क्या होता है? छाया होता है। तो बैंकों की जो छाया होती है उसे कहा जाता है शैडो बैंकिंग। ऐसे बैंक होते हैं जो क्या करते हैं, आपको लोन देते हैं ना, उसके लिए लोन जो वसूल करने आते हैं तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल अपनाते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, आपके गांव आसपास में जो साहूकार होते हैं, बनिए होते हैं, जिससे आप लोन लेते हो, वो क्या, वो एक प्रकार की शैडो बैंक है। गवर्नमेंट उसके रेगुलेट नहीं कर पा रही है, गवर्नमेंट उसको रेगुलेट नहीं कर पा रही क्योंकि गवर्नमेंट की निगरानी है ही नहीं। फिर बात करते हैं हेज फंड। अब ये हेज फंड क्या होते हैं? ये बहुत सारे पैसे जमा किए जाते हैं, फिर उनको मतलब ऐसी जगह लोन पे दिए जाते हैं, बदले में इंटरेस्ट भी ज्यादा लिया जाता है। जैसे कि आपको लोन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है तो लोग आपको लोन देते हैं, बदले में आपको ब्याज बहुत ज्यादा लिया जाता है। अब गवर्नमेंट इनको रेगुलेट नहीं करती, थोड़ा बहुत रेगुलेशन होता है, इसकी वजह से अगर आप इनके पैसे वापस नहीं करते तो ये आपके साथ में बहुत बुरा बर्ताव भी कर सकते हैं। हेज फंड कहा जाता है इनको। फिर क्या होती है? मनी मार्केट फंड। मनी मार्केट मतलब आप मार्केट में कहीं जाओ, बहुत सारी संस्थाएं होती है, वो आपको लोन देती है। तो मनी मार्केट फंड भी किस में आती है? शैडो बैंक में आती है। इसके अलावा प्राइवेट इक्विटी फंड। अब ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, यूपीएससी डायरेक्ट नाम से क्वेश्चन पूछ लेगा। कौन कौन से? मनी मार्केट फंड है, हेज फंड है, प्राइवेट इक्विटी फंड है, कुछ एनबीएफसी। अब पहले तो एनबीएफसी बहुत मतलब गवर्नमेंट के रेगुलेशंस में नहीं थी, परंतु अब एनबीएफसी है ना। एनबीएफसी का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। एनबीएफसी का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। अब पहले तो ये गवर्नमेंट के ज्यादा रेगुलेशंस में नहीं थी, परंतु अब है वो गवर्नमेंट इस पे रेगुलेशन करना स्टार्ट कर दिया। तो ये एनबीएफसी है, ये भी कुछ हद तक आ जाती है। कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जो भी आपको लोन देती है, जिसे सिक्योरिटाइजेशन कंपनी कहती है,
ठीक है, वो भी आ जाती है। कुछ एसेट बैक्ड कंपनियां होती है। अब ये सारे के सारे आपको नाम याद रखने हैं। शैडो बैंकिंग के एग्जाम्पल क्या क्या है? मनी मार्केट फंड है, हेज फंड है, प्राइवेट इक्विटी फंड है, एनबीएफसी है, सिक्योरिटी कंपनी है और एसेट कंपनी है। ये सारी की सारी किसका उदाहरण है? ये सारी की सारी शैडो बैंकिंग का उदाहरण है। शैडो बैंकिंग क्या होती है? ऐसी बैंक होती है जिसपे आरबीआई का और गवर्नमेंट का ज्यादा रेगुलेशंस नहीं होता है। लोन तो दे देती है, परंतु ये लोन है वो स्ट्रिक्ट तरीके से वसूल करती है, धमकाती है, मारती, इस तरीके से लोन को वसूल करने का काम करती है। ये सारी होती है शैडो बैंक होती है। अब शैडो बैंक के फायदे क्या है? फायदे ये है कि आपको आसानी से लोन मिल जाता है, ज्यादा चीजें नहीं करनी पड़ती, सिस्टम वगैरह बहुत इनके ईजी होते हैं। नुकसान क्या है? नुकसान ये कि पारदर्शिता की इसमें कमी होती है। अगर आप लोन लेते हो तो आपको धमका के भी ले सकते हैं, वसूल मारने से भी ले सकते हैं, जोखिम बहुत ज्यादा रहता है इसमें, सिस्टमेटिक रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। तो ये इसके कुछ नुकसान भी है, कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। ठीक है, तो ये एनबीएफसी के बारे में बात करें तो एनबीएफसी को शैडो बैंक माना जाता था, परंतु अब जो एनबीएफसी है उस पर स्किल्ड बेस्ड रेगुलेशन लाए गए। क्या लाए हैं? स्किल्ड बेस्ड रेगुलेशन। अब ये स्किल्ड बेस्ड रेगुलेशन क्या होता है? पहले जो एनबीएफसी थी, एनबीएफसी होती है मतलब बैंक नहीं होती है, एक प्रकार की जो ये जेड प्लस वगैरह जो कंपनी है ना, फाइनेंस की कंपनी है, ये क्या होती है? ये एनबीएफसी है। पहले इन पे ज्यादा रूल नहीं हुए करते थे, मन मर्जी से ये काम करते थे। अब आरबीआई इन पे क्या लेके आई? स्किल्ड बेस रेगुलेशंस लेके आई, यानी कि अब इनको भी नियंत्रित करना आरबीआई ने स्टार्ट कर दिया है। आरबीआई कहती है कि आपको भी सारे नियम है वो मानने पड़ेंगे, आपको सीआरआर रखना पड़ेगा, आपको एसएलआर रखना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी एनबीएफसी को। इस वजह से एनबीएफसी है वो स्थिर हो गई है, एनबीएफसी में अब ट्रांसपेरेंसी आ गई है। इसलिए वित्त मंत्री ने कहा था कि एनबीएफसी अब शैडो बैंक नहीं रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि एनबीएफसी अब वो शैडो बैंक नहीं रहे हैं। मेंस में बात करें तो क्या है? इसमें प्रशासनिक सुधार देखने को मिल सकते हैं कि जो एनबीएफसी थी वो अब किससे बाहर आ गई? शैडो बैंक से बाहर आ गई है, यानी कि कुछ सुधार किए गए हैं आर्थिक स्थायित्व के लिए। मतलब जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें जो स्टेबिलिटी की बात करते हैं, इसके लिए भी ये बहुत ज्यादा अनिवार्य माने जाते हैं। इसमें इंक्लूसिवनेस देखने को मिलती है, बहुत सारे विकास इसमें देखने को मिल जाते हैं। छोटे छोटे लोगों को लोन मिल जाते हैं, इससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलता है। छोटे छोटे लोगों को लोन मिल जाता है, इस वजह से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलता है। शैडो बैंकिंग के बारे में आपको एक लाइन याद रखनी, एक दो-धारी तलवार है। इसके कुछ फायदे भी हैं, इसके कुछ नुकसान है। अगर सही तरीके से यूज हो तो इसके फायदे हैं, सही तरीके से अगर यूज न हो तो इसके नुकसान भी देखने को मिलते हैं। शैडो बैंक के नुकसान भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये शैडो बैंक का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था है वो शैडो बैंक के अंतर्गत आती है? मनी मार्केट, बीमा कंपनियां, हेज फंड, एनबीएफसी, शेड्यूल कमर्शियल बैंक। उत्तर दो, कौन सी कंपनियां है वो किसके अंतर्गत आती है? शैडो बैंक के अंतर्गत आती है। कौन कौन सी कंपनियां शैडो बैंक के अंतर्गत आती है? जल्दी उत्तर दो, एलिमिनेशन का यूज करो, जल्दी उत्तर दो। कौन कौन सी संस्था है वो? एनबीएफसी है। कौन कौन सी संस्था है वो शैडो बैंक के अंतर्गत आती है? शैडो बैंक मतलब ऐसी बैंक होती है जो छुपके काम करती है। तो कौन कौन सी कंपनी आती है, कौन कौन सी संस्था आती है? थोड़ा ध्यान से दो, गारंटी से सही होने वाला है। थोड़ा सा ध्यान दो, एलिमिनेशन का उपयोग करो, एलिमिनेशन का उपयोग करो, एलिमिनेशन का उपयोग करो, एलिमिनेशन का उपयोग करो, जल्दी कोशिश करो, एलिमिनेशन का यूज करो। नहीं आ रहा है क्या किसी का? किसी का भी नहीं आ रहा है क्या यार? किसी का भी जवाब नहीं आ रही क्या? ध्यान से नहीं बढ़ रहे हो क्या? एलिमिनेशन का उपयोग करो, मैं जवाब दे रहा हूं, देखो ध्यान से देखो, यहां पे देखो 5 आपके सामने है, ये स्टेटमेंट है। 5वां स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, यहां पे लिखा है शेड्यूल कमर्शियल बैंक, यानी कि बैंकों के बारे में बात की जा रही है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक यानी कि बैंकों के बारे में बात की जा रही है। तो बैंक तो शैडो बैंक कैसे हो सकती है? जैसे कि एसबीआई है, पीएनबी है, ये तो शैडो बैंक नहीं हो सकती। तो 5वें स्टेटमेंट को हटा दो, जहां जहां 5 दिखे इसको हटा दो। सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता। यहां पे लिखा बीमा कंपनियां, बीमा कंपनियां तो कोई लेना देना भी नहीं है ना, बीमा कंपनियों का तो लेना देना भी नहीं है। तो जहां पर 2 दिखे उसको भी हटा दो, यहां 2 दिखा ये हटा दो। 1 मनी मार्केट फंड देखा था हमने, 3 हेज फंड देखा था हमने, 4 एनबीएफसी देखा था हमने। उत्तर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। सी कैसे आ जाएगा? टीआरजी सी नहीं आएगा क्योंकि सी में 5 है और 5 है वो
शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, 5 नहीं आएगा, इन दोनों को हटा दिया हमने, ये दोनों हट गए हैं। बी क्यों हटा, बी में 2 था इसलिए बी हट गया है, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, उत्तर ए आ जाएगा। मनी मार्केट, हेज फंड और एनबीएफसी, उत्तर क्या आ जाएगा, उत्तर आपका ए आ जाएगा। थोड़ा प्लीज केयरफुली स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, टाइम कम रहता है इस वजह से गलत हो जाता है। अब इसको ध्यान से देखो, शैडो बैंकिंग प्रणाली से जुड़े कौन कौन से कथन सही है, शैडो बैंकिंग है उसके कौन कौन से कथन सही है। पहला, ये वित्तीय क्षेत्र में क्रेडिट बढ़ाने में सहायक होते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर उसमें क्रेडिट मतलब पैसे बढ़ाने में, पैसे मतलब अगर कोई बैंक है तो पैसे तो देगी, तो पैसे बढ़ाने में सहायक, थोड़ा समझोगे तो उत्तर आ जाएगा, पैसे बढ़ाने में सहायक होती है। इन संस्थाओं की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता भरी होती है। इस लाइन को देखो, पारदर्शिता, शैडो बैंकिंग और पारदर्शिता, इस लाइन को ध्यान से देखना। शैडो बैंकिंग में जोखिम बहुत ज्यादा होता है, जोखिम बहुत ज्यादा होता है। ये भारत की एनबीएफसी शैडो बैंक नहीं मानता है, भारत सभी एनबीएफसी को शैडो बैंक नहीं मानता है, आपको सही बताना है। भेजा खराब मत करो, ध्यान से देखो। एनबीएफसी है वो, ये देखो ये लाइन अभी मैंने पढ़ी थी, भारत की सभी एनबीएफसी है वो शैडो बैंक नहीं है, भारत की सभी एनबीएफसी है वो शैडो बैंक नहीं है। जहां जहां चौथा स्टेटमेंट वो गलत सही है, चौथा स्टेटमेंट देखो वो सही हो जाएगा, मतलब आपके 4 स्टेटमेंट सही है और चौथा सभी में कॉमन है, चौथा सभी में कॉमन है, इसका मतलब है कि आपका एलिमिनेशन तो काम करेगा नहीं। अब दोस्तों गलत को ढूंढो, गलत को ढूंढो, गलत क्या है इसमें, ये गलत हो जाएगा। दूसरे देखो, इन संस्थाओं में पारदर्शिता होती है। हमने देखा था कि शैडो बैंकिंग में पारदर्शिता नहीं होती है, शैडो बैंकिंग में पारदर्शिता नहीं होती है। तो जहां जहां 2 दिखे उसको हटा दो, जहां जहां आपको 2 दिखता है उसको हटा दो। 2 कहां दिख रहा है, 2 आपको यहां दिख रहा है, 2 आपको डी में दिख रहा है, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा। अब उत्तर बताओ, 1 और 4 दोनों में कॉमन है, 1 और 4 दोनों में कॉमन है। अब मतलब देखो कि तीसरा सही है या नहीं है। तीसरा क्या होता है, इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है, बिल्कुल रिस्क होता है। उत्तर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा उत्तर आपका, आपका उत्तर क्या आ जाएगा, उत्तर ए आ जाएगा, आएगा उत्तर ए आ जाएगा। शैडो बैंक क्रेडिट की सुविधा उपलब्ध करवाती है, इनमें पारदर्शिता नहीं है तो गलत हो जाएगा, उत्तर क्या आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा, उत्तर क्या आएगा आपका, ए उत्तर आ जाएगा। ये उत्तर फिर से देखो, निम्नलिखित में से एनबीएफसी में अभी कुछ सुधार किए गए हैं, एनबीएफसी में अभी कुछ सुधार किए गए हैं और शैडो बैंक में लाने से बाहर कोशिश की गई है। शैडो बैंक से मतलब एनबीएफसी, टीआरजी, इसका नहीं, कौन से का सी बता रहे हो, पिछले का सी नहीं होगा, पिछले का ए होगा, पिछले का ए होगा। अच्छा इसका सी बता रहे हो, निम्नलिखित में से एनबीएफसी में अभी कुछ सुधार किए गए हैं, कौन कौन से सुधार किए गए हैं। पहला, स्केल बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, पहला ये है। दूसरा है लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है। तीसरा है सीआरआर और एसएलआर है। और चौथा क्या आपका प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन है। इनमें से आपका टीआरजी सी बता रहे हो क्या आप, इसमें से सी बता रहे हो इसमें 2 3 4, ध्यान से देखो इस उत्तर को, ध्यान से देखो, गलत मत देना। क्या इसमें बात की जा रही है, इसके बारे में तो हमने पढ़ा था, स्केल बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, यानी कि पहला आपका सही हो जाएगा, जहां जहां एक दिखे वो सही है, यानी कि सी हमारा नहीं होगा, इसमें सी हमारा नहीं होगा। दूसरा देखो, यहां पे दूसरी बात की जा रही है, इसमें एलआर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट रेशियो, इसमें लिक्विडिटी एडजस्टमेंट रेशियो के बारे में बात की जा रही है, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट सही है, यानी कि या तो डी हो सकता है या ए हो सकता है। तीसरा यहां पे क्या बात की जा रही है, यहां पे सीआरआर और एसएलआर जैसी एनबीएफसी पर लागू होते हैं, ये स्टेटमेंट गलत। आपका ना ये गलत होता तो इसमें लोड मत लेना, क्योंकि ये सारी चीजें आपने नहीं पढ़ी थी, ये सारी चीजें आपने नहीं पढ़ी थी, इस वजह से आपको इसका उत्तर नहीं पता। आपको पता नहीं कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें आपको नहीं पता है, इस वजह से ये आपका उत्तर गलत भी हो जाता है, तो लोड मत लेना। अगर ये आपका गलत हो जाता है इसका लोड मत लेना। अच्छा पहले का था कोई दिक्कत नहीं, बट ये उत्तर गलत हो जाता है तो लोड मत लेना, क्योंकि ये तो मतलब इससे बाहर का है क्वेश्चन, थोड़ा सिलेबस का बाहर का है, तो थोड़ा टफ हो सकता है, तो लोड मत लेना इसका, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल, इसका ये हो जाएगा उत्तर आपका, ठीक है। ये थोड़ा आपके लिंक का बाहर हो जाता है, गलत हो जाए टेंशन मत लेना। यहां पे नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है, एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम के बारे में है। सिंपल भाषा में कहीं इसके में किसके बारे में बात की जा रही है, इसमें एक प्रकार की जो हमारी भारत है ना, भारत में एक प्रकार की गाइडेड मिसाइल बनाई गई, टैंक बनाया गया है, एक प्रकार का टैंक बनाया गया है। यहां पे देखो इसका सिंपल भाषा में मतलब समझ लो, कहां गया ये,
ये रहा एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम। ये क्या है? ये एक प्रकार का टैंक है। ये जो टैंक है ना, इसमें क्या होता है, आपको जहां पर भी टारगेट करना है, मान लो पाकिस्तान में यहां पर कोई आतंकवादी बैठा है, आपको ओनली इसको टारगेट करना है, तो ये जो टैंक है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एडवांस थोड़ा क्वेश्चन मैंने टफ भी रखे थे, क्वेश्चन थोड़े टफ भी रखे थे। एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम क्या होता है? पाकिस्तान में माना कि कोई आतंकवादी बैठा है, पाकिस्तान में कोई आतंकवादी बैठा है, अब उस आतंकवादी को सटीक तरीके से मारना है ना, सटीक तरीके से एकदम सटीक निशाना लगाना है, तो अब आप इसी का उपयोग कर सकते हो। एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम क्या है? ये एक प्रकार की मिसाइल मान सकते हो इसको, एक प्रकार की आप मान सकते हो कि क्या है, जो बोफोर्स वगैरह नहीं थी, बोफोर्स वगैरह टैंक थे, तो एक प्रकार का टैंक है, बट इसका बाकी टैंक का जो निशाना होता है ना, इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता है कि आपको जहां मारना होता है वहीं आप मार सको, परंतु इसका निशाना बहुत स्ट्रिक्ट है। तो एक प्रकार का एडवांस टोर्ड टैंक है, इसका उपयोग किया जाता है डायरेक्ट किसी को सटीक निशाने के लिए, इसका उपयोग किया जाता है। सटीक में किसी को मारना हो तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो ये एक गाइडेड फायरिंग मिसाइल है। गाइडेड का मतलब होता है एक बार गाइड कर दो, वहां जाके इसको खत्म कर देगा। लंबी दूरी की मिसाइल है, यानी कि 40 से 50 किलोमीटर, ये याद रखना, 50 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है, बिल्कुल 10-15 किलोमीटर की भी नहीं है और 70-80 किलोमीटर की भी नहीं है, 40 से 50 किलोमीटर के तक निशाना लगा सकती है, 40 से 50 किलोमीटर तक का निशाना लगा सकती है। याद रखना, 60-70 किलोमीटर 80 किलोमीटर को बोले तो वहां तक पॉसिबल होता ही नहीं है, बोले नहीं 10 किलोमीटर में, तो वो तो इजीली लगा लेगी। 40 से 50 किलोमीटर तक ये निशान लगा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव सिस्टम है। इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव सिस्टम का मतलब क्या है, आपको है ना मेंटेनेंस में ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम का मतलब होता है आपको ज्यादा मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती, ऑटोमेटिक चीजें चल जाती, ज्यादा इसमें मगजमारी करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब क्या होता है, इसमें जो गोला बारूद होता है वो ऑटोमेटिक तरीके से लोड होते रहते हैं, यानी कि ये क्या है, ऑटोमेटिक एम्यूनेशन हैंडलिंग सिस्टम है। ऑटोमेटिक इसमें जो गोले बारूद होते हैं वो इसमें ऑटोमेटिक डल जाते हैं, ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं, बंदूक की गोलियां भरने की आवश्यकता नहीं होती, एक बार डाला ऑटोमेटिक चलता रहता है। दूरी कितनी है, 40 से 50 किलोमीटर की इसकी दूरी है, 40 से 50 किलोमीटर की दूरी मानी जाती है, इससे ज्यादा दूरी भी नहीं है और बिल्कुल कम दूरी में तो ये काम करेगा ही करेगा। अब ये क्वेश्चन बता दो, एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम है, कौन से कथन सही है? पहला है ये डीआरडीओ के द्वारा विकसित की, ये लाइन मैंने नहीं बताई है बट विकसित आप बता दो, डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई है, इसकी हेल्प की है पुणे की एक कंपनी है, पुणे की एक कंपनी है उसके द्वारा विकसित की गई है। अगर वो लाइन आपको नहीं भी पता तो कोई दिक्कत नहीं है, डीआरडीओ को याद रखना, बाकी आपको लाइन पता नहीं है तो भी टेंशन मत लेना, क्योंकि पहला डीआरडीओ याद रखना, डीआरडीओ को याद रखना, बाकी आपको लाइन याद नहीं रहे तो भी टेंशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि दूसरा नाम आपको इतना याद रहता नहीं है, पुणे की कंपनी, बाकी उसका नाम याद नहीं रहेगा तो चलेगा। तो पहला है आपको डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है, बाकी यहां पे बात की गई है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा, तो ये स्टेटमेंट आपको याद नहीं रहेगी तो चलेगा, क्योंकि इतना सारा चीजें आपको याद नहीं रहेगा। इसमें इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम, इसमें इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम का उपयोग किया गया है। अब इसमें से सही बताना। तीसरा है 70 किलोमीटर तक की दूरी होती है, तीसरा है 70 किलोमीटर तक की दूरी है। तो पहला स्टेटमेंट तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, मेरे को पता है, तो मैं बता देता हूं, पहला स्टेटमेंट है वो गलत है, डीआरडीओ बट डीआरडीओ की हेल्प है दूसरी कंपनी ने की, इसने नहीं किया, तो पहला स्टेटमेंट को तो छोड़ दो, तो जहां जहां पहला दिखे उसको उड़ा दो, बी गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा। अब बताओ, दो दोनों में कॉमन है, दो तो सही है, तीसरा स्टेटमेंट सही है या नहीं है ये बताओ, तीसरा स्टेटमेंट सही है या नहीं है? तीसरा गलत होगा, क्योंकि यहां पे 70 किलोमीटर की बात की गई, वो 40 से 50 तक काम आया, आपका उत्तर ए आ जाएगा, उत्तर क्या आएगा, ए आ जाएगा, ठीक है, इसका उत्तर आप देख लेना एक बार, उत्तर ए आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, ये तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट उत्तर दिया गया, पेपर लीक हो गया है, क्योंकि इजी था, आप कर लोगे, इस वजह से इसका उत्तर भी आ जाएगा, आपको ये उसका उत्तर आ ही जाएगा, तो नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई है ATAGS, ये मतलब हमें जो बात करें गन की उसी के बारे में बात है, ATAGS उसी के बारे में बात करें। इसका कथन कौन सा सही है, कौन सा कथन सही है? मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर इंडिया के तहत विकसित की गई है, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर इंडिया के द्वारा विकसित की गई है, इसे डीआरडीओ ने बनाया है, डीआरडीओ भारत का है, तो आप समझ सकते हो कि ये मेक इन इंडिया होगी या नहीं होगी, ठीक है। डिजाइन है वो डीआरडीओ और पुणे की प्रयोगशाला ने किया है, ये लाइन अभी मैंने बोली थी, याद होना चाहिए आपको। ये दुनिया की पहली आर्टिलरी गन है जो गाइडेड मिसाइल कैपेबिलिटी रखती है। ऐसा तो नहीं है कि भारत इतना एडवांस हो गया जो अमेरिका से पहले, चाइना से पहले ऐसी मिसाइल बना देगा। अब उत्तर देने की कोशिश करो,
उत्तर देने की कोशिश करो। तीसरा स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, जहां जहां 3 दिखे उड़ा दो, ये उड़ गया, ये उड़ गया, ये उड़ गया, उत्तर आपका ए आ जाएगा। उत्तर आपका ए आ जाएगा। क्यों ए आएगा? मेक इन इंडिया है और डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। डीआरडीओ और किसके द्वारा? आत्मनिर्भर इंडिया को प्रमोट करेगा, इस वजह से ये सही हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लो। एटीजीएस ने, ये मेंस बेस एक क्वेश्चन है, इसको कोशिश करना लिखने की है ना, एक बार पढ़ने की कोशिश जरूर करना। इसको मेंस का ये क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, तो इसको पढ़ने की कोशिश जरूर करना। नेक्स्ट है माही नदी के बारे में आर्टिकल है हमारा। माही नदी के बारे में देख लो। माही नदी का उद्गम कहां से होता है? माही नदी है ना, उसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से होता है। कौन कौन से राज्यों से जाती है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, 3 राज्यों से। मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, 3 राज्यों से होकर बहती जाती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को काटने वाली एकमात्र भारत की नदी है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र भारत की नदी है। ठीक है, महिसागर के नाम से भी जाना जाता है इसको। महिसागर के नाम से भी इसको जाना जाता है। एकमात्र नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है पश्चिम दिशा से। ये यहां जाती है, कहां जाती है? अरब सागर की ओर जाती है, पश्चिम दिशा की ओर जाती है। 3 राज्यों से होकर बहती है। कौन कौन से? राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, 3 राज्यों से होकर बहती है। धार जिला है ना मध्य प्रदेश का, वहां से इसका ओरिजिन होता है, वहां से उसका उद्गम होता है। ये कहां जाके खत्म होती है? खंबात की खाड़ी में या अरब सागर में जाके ये समाप्त हो जाती है। खंबात की खाड़ी या अरब सागर में जाके ये समाप्त हो जाती है। ठीक है, ये सीमाएं देख लो इसकी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से होती हुई जाती है। अरावली, अरावली के उत्तर पश्चिम में इसकी सीमा होती है और चंबल बेसिन से, विंध्य पर्वत से इसकी सीमा लगती है। यानी कि इसके उत्तर पश्चिम में क्या आ जाती है? अरावली आ जाती है। एक साइड में चंबल आ जाती है, एक साइड में विंध्य पर्वतमाला आ जाती है। इसके बीच में से जाती है विंध्य पर्वतमाला, याद रखना। विंध्य, ऊपर अरावली और ऊपर चंबल, तीनों के बीच में से होती हुई जाती है। तीनों के बीच में से होती हुई जाती है। विशेषता बात करें तो ऐसी नदियां जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, भारत की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, टेढ़ा मेढ़ा जाती है, इस प्रकार से जाती है। जिग पैटर्न में, टेढ़ा मेढ़ा पैटर्न में जाती है। इस पे एक ब्रिज भी बनाया गया है और जो गिर गया था इस वजह से चर्चा में है। ये रही माही नदी, ये देखो टेढ़ा मेढ़ा पैटर्न बना के जाती है। ये खंबात की खाड़ी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, 3 राज्यों से होती हुई बहती है। 3 राज्यों से होती हुई बहती है। याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं। क्वेश्चन देख लो। माही नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है, एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसका उद्गम राजस्थान के मेवाड़ से, ये लाइन को ध्यान से देखो, राजस्थान के मेवाड़ से होता है। ये 3 राज्यों से होकर बहती है, 3 राज्यों से होकर बहती है। इसका जल है वो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरता है। बंगाल की खाड़ी में जाके गिरता है। लाइन देखो आप, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरता है। चौथा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि अरब सागर में गिरता है। जहां जहां 4 दिखे उड़ा दो, जहां जहां 4 दिखे उड़ा दो। मेवाड़ के क्षेत्र से उद्गम होता है, मेवाड़ से नहीं होता। जहां 2 दिखे उसको भी उड़ा दो। उत्तर क्या आ जाएगा आपका? ए आ जाएगा। उत्तर क्या आएगा? ए आएगा। क्यों? एकमात्र नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 3 राज्यों से होकर गुजरती है, इस वजह से उत्तर हमारा क्या आएगा? उत्तर आएगा ए। उत्तर क्या आएगा हमारा? उत्तर ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक सीमा है जो महानदी बेसिन को प्रभावित करती है? उत्तर पश्चिम में अरावली की पर्वतमाला है। उत्तर पश्चिम में अरावली की पर्वतमाला है, जिसके बारे में अभी हमने बात की थी। पूर्व में बात करें, चंबल की घाटी है, बिल्कुल बात की थी। दक्षिण में सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा नहीं है, सतपुड़ा नहीं है। पश्चिम में अरब सागर है, ये सही है, सतपुड़ा नहीं है। जहां 3 दिखे उसको हटा दो, 3 दिखे हटा दो। उत्तर क्या आ जाएगा हमारा? उत्तर ए आ जाएगा। सतपुड़ा नहीं है, विंध्या है। सतपुड़ा नहीं है, सतपुड़ा नीचे आ जाएगी, विंध्या है। कौन सी है? सतपुड़ा गलत है, वहां पर विंध्याचल रेंज है। ये उत्तर आ जाएगा हमारा। ठीक है, उत्तर क्या है? और ये क्वेश्चन तो इजी है, आप बताइए। देखो सी है, जिग पैटर्न में चलती है, ऐसे ऐसे चलती है। इसका उत्तर तो आपको आसानी से मिल ही जाएगा। ओके, तो ये हमारा आज का करंट अफेयर का डिस्कशन था। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हमने डिस्कस किए। एक बार जरूर आप पढ़ लेना, एक बार इसको जरूर देख लेना। कल फिर मिलते हैं और दोपहर को मिलते हैं 1 बजे हिस्ट्री के लेक्चर में। आप सभी अपना ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, टिल दैट, बाय बाय।